फिर उस टाइम बात चली इस चीज को, सोरा की, पेरिफेरल थिकनेस की, हमने इस बारे में बात की। इस चीज को भी समझना है, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ठीक है ना, वो आगे आता जाएगा। सबसे पहले तो उसको ढूंढना सीखना है, अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स, जो आज हम थोड़ा शुरू करेंगे। कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज शुरू करेंगे उस चीज को, ठीक है ना। केस टेकिंग में हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या पूछना है। एक जनरल ओवरव्यू, मिट्टी है, मिट्टी में एक बीज डाला, बीज बोया, उस बीज का पहले छोटा सा पौधा बना, ठीक है, उसके ऊपर 3-4 पत्ते थे, पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, जिसको हम शूट बोलते हैं, वो निकली उसकी पत्ते, जो 4-5 थे वो 40-50 हुए उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे वो पेड़ बना, बहुत बड़ा पेड़ बन गया, उसके ऊपर अभी 40-50 या 400-500 पत्ते हैं, उसकी शाखाएं हैं, सब है। नीचे कोई जड़ें बनी उसकी, जो धीरे 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 करके बड़ी होती गई। छोटी नहीं जड़ें, उतनी नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को पेड़ बड़ा होता गया, वैसे वैसे जो नीचे जड़ें हैं वो भी उसकी उतनी मजबूत और उतनी बड़ी होती गई। ये जो जड़ें हैं और ये जो पेड़ है, ये सब बीमारी है। बीमारी इसी की तरह है, कोई भी डिजीज है वो इसी की तरह है। एक कोई ना कोई बीज बोया जाता है, जहां से जड़ें निकलती हैं, पहले जड़ें बैठती हैं, ठीक है ना, पहले पौधा नहीं आता, पहले बाहर की तरफ कुछ नहीं दिखाई देता, पहले नीचे जड़ें बैठते हैं, ठीक है। तो जड़ों का बैठना इज दैट लेटेंट फेज। फिर उसको जो बाहर निकलता है पौधा, ठीक है, वो है वो सिम्टम जो हमें दिखाई देते हैं, जो सामने आने शुरू हो गए। फिर जड़ें और बड़ी हो रही हैं लेटेंसी के टाइम पे, तो पौधा, सॉरी, अपना पौधा और बड़ा हो रहा है, नए नए सिम्टम आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं उसकी। तो अगर हम इसकी एक डाली, एक शाखा, एक पत्ता उतार भी देंगे, आगे आएगी इसके ऊपर ही बात। पेड़ बढ़ना नहीं रुकेगा, अगर सब शाखाएं काट दें तो भी पेड़ वहीं पे रहेगा, अगर उसका तना भी काट दिया जाए तो भी जड़ें वहीं पे हैं, तो फिर से कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा दोबारा, ठीक है ना। मेन जो उसका कॉजेशन है, जो जड़ है, उसको ठीक करना जरूरी है। तो जड़ को समझने के लिए उतना डीप भी जाना पड़ेगा, डीप इन द सेंस उतनी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंट के ऊपर पूछने की, समझने की, ठीक है ना। हेमंत सर जगह जगह बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी इज अ लेबोरियस टास्क, क्यूरिंग अ पेशेंट, टेकिंग अ केस इज बेसिकली अ लेबोरियस टास्क। है, लेबोरियस है, मुश्किल नहीं है, लेबोरियस है, समय लग देना पड़ता है सीखने के लिए भी, करने के लिए भी, ठीक है। लेकिन अगर इच्छा है, दिल है, तो फिर वो अपने आप होता जाता है, ठीक है। फिर वो लेबोरियस नहीं लगता, फिर वो एक तरह से अच्छा लगता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे सोरा के बारे में बात हो रही है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है हेमंत सर ने। द फैक्ट, क्या फैक्ट है, that this extremely ancient infecting agent has gradually passed। ये जो अब सोरा के बारे में दो नहीं तीन चीजें बताइए, ठीक है ना। एक, इट इज एक्सट्रीमली एंशियंट, बहुत पुराना, कोई आज का नहीं है ये, बीमारियां रोज आती हैं नहीं, लेकिन जो उनकी कॉजेशन है बहुत पुरानी है, ये फैक्ट है। जब से ह्यूमन आया है, ये जीवन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से आगे गया है, तब से ये हमें अफेक्ट कर रहा है। इन्फेक्टिंग एजेंट, ठीक है ना, ये एक इन्फेक्टिंग एजेंट है, इन्फेक्ट करता है एक से दूसरे इंसान को, हैज ग्रेजुअली पास, और ये पास हो रहा है इनमें, इन सम हंड्रेड ऑफ जनरेशन है जहां से ये पास हुआ, थ्रू मैनी बिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के थ्रू पास हुआ है।
and has thus attained an incredible development. यही पे छोटी सी एग्जाम्पल देता है, उसी जो हमारी पुरानी बात चल रही थी उसी की बात क्या थी, ईगो की। ईगो दो तरह से काम करती है, या तो ईगो स्वेल होती है या ईगो हर्ट होती है। जितनी ईगो स्वेल्ड फेस में रहती है, हमारी बीमारियां थोड़ी कंट्रोल्ड लेटेंट फियर में रहती है। जब ईगो हर्ट होती है तो जो सिम्टम है वो ज्यादा बाहर निकल के फिजिकल फॉर्म पे आती है। एक जनरल ओवरव्यू है इस चीज का। अब बात करते हैं, छोटी सी बात है, इज्जत लास्ट टाइम भी की थी, इज्जत और बेइज्जती, ठीक है, कंसेप्ट हैं ये हमारे। किसी को हार पहनाया गया तो इज्जत है, किसी को गाली दे दी गई तो बेइज्जती है। एक जनरल ह्यूमन कंसेप्ट बना हुआ है, और अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 के 100 इससे एग्री करेंगे, हाँ जी इसी को हम इज्जत और बेइज्जती दें। लेकिन इज्जत किस चीज की हो रही है, किस चीज की इज्जत मन में हमें क्या लगता है कि हमारी इस चीज के ऊपर रिस्पेक्ट या इज्जत होनी चाहिए? क्या किया हमने ऐसा, ऐसा क्या कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया, और उस चीज के लिए हमें क्यों इज्जत चाहिए? क्योंकि इज्जत का कंसेप्ट है तो बेइज्जती का कंसेप्ट है। अगर इज्जत के कंसेप्ट ही ना रहे मन में, इज्जत जैसी भी तो बेइज्जती फील ही ना हो, महसूस ही ना हो बेइज्जती, ठीक है ना। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ऐसे कई कंसेप्ट है, ऐसी बहुत कुछ है। एक बच्चा जन्म हुआ, उसको अगर आप गाली दे दोगे तो उसको कोई परवाह नहीं, तो सारा पीरा प्यारा। अगर आप उसको हार पहना दोगे तो भी उसको कोई परवाह नहीं, कोई उसको पता नहीं है क्या चीज है, वो एंजॉय कर रहा हो समय में, उसको एंजॉय पर्टिकुलर मिनट में आ रहा है। लेकिन फिर हम उसको पास ऑन कर रहे हैं, ये क्या ग्रेजुअली पास, ग्रेजुअली बड़े आराम से धीरे धीरे पास कर रहे हैं उसको। क्या एक एंशियंट इम्पैक्टिंग एजेंट, कुछ ना कुछ है इसका, कोई डर, कोई कुछ। लेकिन पीछे एक लड़की आई, लड़की को भूतों से डर लगता है, अकेली नहीं सो पाती, उसको आके तो सपनों में भी ऐसे आते हैं, ठीक है। मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ भूत करेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आ गया तो क्या, छोटी सी बेटी, तो वो सोचती है कि क्या करेगा, उसको नहीं पता वो क्या करेगा, पता ही नहीं उसको, और भी पता नहीं क्या करेगा, लेकिन वो डर रही है बिना ये पता हुए कि वो क्या करेगा। क्यों, कहाँ से है ये कंसेप्ट? क्योंकि मम्मी ने डराया खाना खिलाने के टाइम, मम्मी खुद डरती है तो उसने आगे भी डरा दिया, आगे तो देख खाना खा नहीं तो भूत आ जाएगा। तो लेकिन उसके अंदर वो चीज बैठ गई, हाँ निकल भी सकती है आगे चल के, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर are gradually passed in some hundreds of generations through many millions of human organisms and have thus attained an incredible development। और उनकी एक incredible development चल रही है, सिर्फ ये नहीं फिजिकली भी। आप देखोगे हम बोलते हैं ये ना हमारी अभी रिसेंटली कि एक्जिमा है, ये हमारी खानदानी बीमारी है, उसमें भी प्राउड महसूस करते हैं हमारे खानदान में बड़ी ना पुरानी चली आ रही, हमारे दादाजी को थी, फिर मेरे पिताजी को हुई, अभी मेरे को। तो हम मेडिकल फील्ड में उसको करके ये ना जीन्स से आती है, जीन्स तो रोज चेंज हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। जीन्स इज समथिंग विच इज मैटर, वो मैटर है, उसको चला कौन रहा है जीन्स को? जीन्स को कौन बोल रहा है अभी तूने ऐसे स्क्रिप्ट करना है या ऐसे स्क्रिप्ट करना है, ठीक है ना, तूने स्विच ऑन होना है, तूने स्विच ऑफ होना है, उसको बता कौन रहा है? ऑल्दो इट इज एन ऑटोमेशन, हम नहीं बोल रहे अपने मन से, लेकिन उस ऑटोमेशन को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, has thus attained an incredible development, renders it in some measure conceivable।
how it can now display such innumerable morbid forms in the great family of man. और इसकी इतनी इनक्रेडिबल डेवलपमेंट हुई, इसके नए नए सिम्टम्स बन रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। और ये अपने आप को इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स में, इन्यूमरेबल सिम्टम्स में, इन्यूमरेबल डिजीजेस में पूरी फैमिली ऑफ मैनकाइंड में दिखाती है, डिस्प्ले कर रही है अपने आप में। पर्टिकुलरली व्हेन वी कंसीडर what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases. और खास करके हम ये देखते हैं जब कि इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो सर्कमस्टांसेस है तो बहुत ही कम है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्रॉनिक डिजीज इतनी ज्यादा। इसको ये जो क्रिएट वैरायटीज ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनको हनीमन सर ने सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सूरा बोला, नॉट सूरा इटसेल्फ, but these chronic diseases are secondary symptoms of the sora. इसको secondary, ये वो पत्ते हैं, ऊपर पत्ते हैं, ये जो chronic disease हमारे सामने आती है, ग्रेट वैरायटीज है, माइग्रेन है, जॉन्डिस है, कैंसर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, ये सब वो पत्ते हैं, secondary symptoms है सोरा के। Besides the indescribable diversity of men in respect of their congenital corporeal constitution, ठीक है ना, और उसके साथ साथ there is indescribable diversity, indescribable मतलब देखने में डाइवर्सिटी, एक इंसान दूसरे इंसान से कितनी चीजों में अलग होता है, of their congenital corporeal, जो उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लेके पैदा हुए हैं, उनमें कितनी indescribable डाइवर्सिटी है, so that it is no wonder if such a variety of injurious agencies acting from within and from without, sometimes continually, on such a variety of organisms permeated with this soric miasm should produce an innumerable variety of defects. अंदर सोरिक मियाजम चल रहा है, ऊपर से इनडिस्क्राइबेबल डाइवर्सिटी है, इतनी सारे congenital corporeal constitution है, इतने सारे सर्कमस्टांसेस हैं, और अंदर से एक्ट करने वाली हमारा सोरिक मियाजम है, बाहर से एक्ट करने वाले सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब मिलके इतनी सारी बीमारियों को, इतने सारे सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्यूमरेबल वैरायटी ऑफ डिफेक्ट, इंजरी, डीअरेंजमेंट एंड सफरिंग which have hitherto been treated in the old pathological world under a number of special names as diseases of an independent practice. और इन बीमारियों को उन्हें जो ओल्ड पैथोलॉजिकल वर्क है, ओल्ड क्या अभी भी जो चल रही पैथोलॉजी, उसमें अलग अलग नामों के साथ उसको ट्रीट किया जाता है वही जड़, लेकिन वो पत्तों को देख देख के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, भी कौन सा पत्ता हमने काट लिया है, ट्रीटमेंट उसके साथ से किया जाता है। और इसीलिए अभी तक मेडिकल सिस्टम हनीमन सर क्या फेल होता आया है इन क्योर। मेरे पास पीछे कोई पेशेंट आए, मोस्टली जो क्लिनिक में बैठे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे आप जो नए स्टूडेंट का वो भी करेंगे, आपको बड़ी कॉमनली एक चीज सुनने को मिलेगी। क्या सुनने को मिलेगी कि हमारे पास पेशेंट है, तब आता है जब उसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब आता है। पीछे मैं बात कर रहा था क्लिनिक में स्टूडेंट के साथ कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पता नहीं आता क्यों आया, आप पूछना कभी पेशेंट क्या क्यों आए क्यों, मेरे पास क्यों आए, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आप ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हो पेशेंट से, आप आए क्यों मेरे पास? तो लगा कि दवाई लेने दवाई लेने हैं। कोई ये नहीं बोलता कि हम लोग ठीक होने आए, कोई ये नहीं बोलता हम क्योर करवाने के लिए, हम चाहते हैं कि मैं हेल्दी हो जाऊं, ये उसके लिए कोई नहीं आ रहा। क्यों? ये भी एक तरह का यही है, दिमाग में बिठाई हुई बात है कि आप कभी ठीक नहीं हो, चलो जी अभी उम्र है, ये बीमारियां तो आनी है, और थोड़ा शरीर चलता रहे, उसके लिए आ रहे हैं, शरीर चलता रहे। जबकि हमारा पहला एप्रोच क्या बोल रहा है कि हमें उसको क्योर करना है, हेल्थ को
री एस्टेब्लिश करना है, तो पहले तो उसकी इस चीज को री एस्टेब्लिश करना पड़ता है क्या कि आप ठीक हो सकते, आपकी होम्योपैथी एलोपैथी सब कुछ ठीक है, ठीक है। द हेल्थ कैन बी क्रिएटेड इन यू, वो आ सकती है आपके अंदर। वो बेचारे इतना इसमें फंसे होते हैं पेशेंट, ठीक है ना। तो उनको बताना है इन, आप गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर एक होम्योपैथिक पेशेंट को बता दे तो क्यों आया ना, तो पेशेंट एक जनरल जो एस्पेक्ट है मेडिसिन का वो समझ जाता है कि मेडिसिन का काम क्या है। एक्चुअली मेडिसिन का काम है मुझे हेल्थ प्रोवाइड करना, दवाई का काम है मेरे को हेल्थ प्रोवाइड। फिर वो खुद को क्वेश्चन करता है कि जो मैं दवाइयां अभी तक लेता आ रहा हूँ उससे मेरी हेल्थ बेटर हुई है कि वर्सन हुई है, ये अपने आप ही आया था दिमाग में। और अभी तक क्यों नहीं आया था, क्योंकि बंद पड़ा था वो चीज। इस चीज से बंद पड़ी थी कि आप कभी ठीक नहीं हो, शुगर की दवाई कभी नहीं छूट सकती, बीपी की दवाई कभी नहीं छूट सकती, कोई स्टीरॉयड लग गया वो नहीं छूट सकता, कोई हार्मोन थेरेपी है वो नहीं छूट सकती। ये उनके दिमाग में बैठी हुई बातें, बिठाई है। तो इनसे उनको फ्री करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। चलो, हाँ तो बात करेंगे बेसिकली ड्यू टू दिस कॉज, तो पत्ते तोड़ते रहते हैं, उसकी वजह से जड़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि जड़ कहाँ है। हनुमान सर आगे चल के बताएंगे भी, और ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े लोगों ने इस चीज के ऊपर देखा लेकिन बताया नहीं गया उनसे ये है कि लोग इतने बीमार होते क्यों। तो हनुमान सर वाज द फर्स्ट पर्सन हु बेसिकली केम टू दिस कंक्लूजन कि ये जड़ है इसकी, लोग इससे बीमार हुए। और फिर आगे शाबाशी होम्योपैथ को दी जाए, ठीक है। बड़ों ने इसके बारे में बात की, लेकिन मोस्टली क्योंकि समझ में नहीं आया एपिसोडिक मैज़म है क्या, क्योंकि मैटर की सोच से मटेरियल सोच से आ भी नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जब तक हम सोरा को मैटर में ढूंढते रहेंगे तब तक आ भी नहीं सकता। और क्योंकि समझ में नहीं आया तो उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि फॉलो नहीं किया तो हाल फिर वही रहा जो चल रहा था। तो अभी तक जो चल रहा था ठीक है, आगे सबसे आगे हमने क्या करना है, क्रॉनिक डिजीज को कैसे ठीक करना है। एक्यूट तो करना ही करना है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो इस चीज को हमें धीरे 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 करके समझना है। मैं नहीं बोलता एक आधी बार में समझ आने वाली चीज, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा, बहुतों को समझ में भी आ जाएगी, लेकिन मोस्टली में एक आइडिया लग जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो उसको फाइंड कैसे करना है तो वो भी आ जाएगा, लगे रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, which are referred to being treated of in the old pathological work under a number of special names as disease of an independent character। इन सब को डिजीज ऑफ इंडिपेंडेंट करेक्टर का नाम देके उन सब के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बना के उनको ट्रीट किया जा रहा है, अभी तक आज भी किया जा रहा है। इसका एक फुटनोट है, फर्स्ट फुटनोट 3 है मेरे ख्याल से। Some of these causes that exercise a modifying influence on the transformation of sora into chronic diseases manifestly depends sometimes on the climate and peculiar physical character of the place of effect. Sometimes on the very great varieties in the physician and mental training of youth, both of which may have been neglected. But ये सोरा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोरा इनटू क्रॉनिक डिजीज, जब वो सोरा एक डिजीज का रूप लेता है तो ये बाहर के कई फैक्टर्स के ऊपर ले हो सकता है, जैसे कि क्लाइमेट के ऊपर, किसी का जहाँ पे वो रह रहा है वहां का पिकुलियर फिजिकल करेक्टर कैसा है।
यहाँ पे भी फिजिकल आना है, वही तो पोजिशन कैसा कुछ है, ठीक है ना। Sometimes on the very great varieties of physical and mental training of youth, छोटे होते हमारी मेंटल ट्रेनिंग कैसे हुई है इसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल ट्रेनिंग कैसे हुई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम कहाँ पे रहते थे, हम कहाँ पे रहते हैं, कैसे घर में, कैसे सराउंडिंग में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, क्लाइमेट कैसा रहा है वहाँ का, इन सब चीजों के ऊपर इस सोरा की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्रॉनिक डिजीज में वो डिपेंड करती है। Both of which may have been neglected, delayed, or carried to excess, or on their abuse in the business or conditions of life. बिजनेस में हमने अपना अब्यूज किया, कंडीशंस ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं हमारा अब्यूज, अब्यूज मतलब ओवर यूज और बैडली यूज्ड, एक्सेस हुआ इन द मैटर ऑफ डाइट एंड रेजिमेंट, पैशंस, आदतें कैसी हैं, हैबिट्स कैसी हैं, मैनर्स कैसे हैं, हमारा डाइट, हमारा रूटीन कैसा है, एंड कस्टम्स ऑफ वेरियस काइंड, हमारे कस्टम्स कैसे हैं। अब देखिए बीमारी बढ़ने के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। फिर से मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोरा इनटू क्रॉनिक डिजीज, सोरा इनटू क्रॉनिक डिजीज। सोरा जड़ लगी, अब वो पौधा बनना है, पौधा बनने के लिए नमी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, जब वो सब ठीक होगा फिर वो पौधा निकलता है, डिपेंड। और हमारे लिए वो क्या है, वो कंडीशंस क्या है, डिपेंड समटाइम्स ऑन द क्लाइमेट, चलो क्लाइमेट तो है ही इन इटसेल्फ, एंड द पिकुलियर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, ठीक है, जगह का कैरेक्टर कैसा है, फिजिकल कहाँ पे है हम रहते हैं, उस चीज के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। समटाइम्स ऑन द वेरी ग्रेट वैरायटीज इन द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग, हमारी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग कैसे हुई है बच्चे, एज अ यूथ, बोथ ऑफ व्हिच मे हैव बीन नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। घर में कोई पेरेंट है, फादर है फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा लेड बैक है, लेड बैक होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडिफरेंट सा है बच्चा, बच्चों को लेके या घर की चीजों को लेके, उसकी जो हैबिट है वो अनटाइडी रहने की या निग्लेक्ट करने की है, बच्चा देख रहा है उनकी, सीख रहा है, अभी उसको नहीं पता इसका वो कैसे हुआ, लेकिन उसका एक इम्प्रेशन है आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछेगा कि पापा तो करते नहीं, मेरे को क्यों बोलते आप करना, हम बोलते हैं पापा जब छोटे थे वो करते थे, उसको कोई मतलब नहीं लेना मैंने, पापा छोटे थे तब कर रहे थे, वो आज की दुनिया में जी रहा, आज की डेट में जी रहा, आज पापा क्या करें वो मैं तो बिजनेस, किसका ऑफिस है, सुबह 7 बजे निकल जाता है, रात को 9, ये भी बच्चा देखा कि पापा इतने बजे निकल जाते हैं, इतने बजे आते हैं, मम्मी इतने बजे निकल जाते हैं, इतने बजे आते हैं, ठीक है ना। और वो चीज उसके ऊपर एक अफेक्ट कर रही है इन एनी वे, इट कैन, इट कैन अफेक्ट इन एनी वे, ठीक है। वो बात की बात है, जब हम केस लेंगे उसमें हमने ये चीज देखनी है, ये चीज पूछनी है, इसलिए हम शुरू से कंडीशन पूछते हैं। अगर हमने लिखा डोमेस्टिक रिलेशन कंडीशन, फैमिली किसमें वो रह रहा है, क्या था, वो सब पूछते हैं हम, ठीक है ना। बोथ ऑफ विच में हैव बीन नेग्लेक्टेड, या तो ट्रेनिंग नेग्लेक्ट हुई है उसकी फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग, या डिले लेट हुई है, और कैरी टू एक्सेस, या बहुत ही डिसिप्लिन में रखा बच्चे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा ही ओवर ट्रेन किया गया मेंटली उसको, या फिजिकली ओवर ट्रेन किया गया, और ऑन देयर अब्यूज इन द बिजनेस और कंडीशंस ऑफ लाइफ, या फिर बिजनेस और जो बाकी की कंडीशन है हमारी लाइफ उनमें उनका अब्यूज हुआ इन द मैटर ऑफ डाइट एंड रेजिमेंट, जब हम डाइट लेते हैं, रूटीन है, पैशन, ठीक है ना, पैशन मतलब किसी तरह की इमोशनल एडिक्शन जो हमें है, गुस्से का, डर का, ठीक है ना, या और भी कई तरह के पैशन, किसी चीज को पाने का, जीतने का। एक बच्चा है वो हार नहीं बर्दाश्त होती मेरे, दो पड़ता, हार नहीं बर्दाश्त, ये पैशन है उसका। क्या पैशन है, जीतना। हम लास्ट टाइम एक किया था केस डिस्कस टैंकरस का, वो भी पैशनेट था, वो जीतना था उसका, मैनर कैसे रहे हैं उसके,
हैबिट्स कैसी रही हैं, आदतें कैसी रही हैं छोटे होते से, और कस्टम्स कैसे रहे हमारे घर के, हमारे आसपास। घर में अगर एक कस्टम है भगवान से डरने का, अरे काय पे ना लाया जा वहां रहने तूने ज्ञान मत बांट देना के दूध लाया किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो कल ही एक पेशेंट है, अराउंड 12-13 साल का लड़का है, बोल रही थी रोज शाम को बैठ के पाठ करता है 2 घंटे, रोज शाम को बैठ के। कब से कर रहा है? सालों से कर रहा है, काफी देर होगी। जब वो अराउंड 8-9 साल का था तब से शुरू किया हुआ है। अच्छा, फिर पूछो कि घर में और कौन पाठ करता है? मतलब उसकी जो दादी है वो भी ऐसे है, शी इज ऑल्सो रिलीजियस लेडी, तो वो भी पाठ करते हैं। अब बच्चे को जब पूछा गया कि क्यों करता है, एक्चुअल में पाठ करने का मतलब क्या होना चाहिए? अगर हम भगवान को या प्रेयर है, प्रे करते हैं, जनरली हम प्रेयर में क्या करते हैं ना? 2 तरह की प्रेयर होती है, एक झूठी, एक सच्ची। झूठी प्रेयर वो है जिसमें हम कुछ मांग रहे हैं, और यही हमने जनरली सीखा हुआ, मांगना, ठीक है ना, कि हमें ये दे दो, हमें ये होने से बचा लेना, हमें पेपर में पास करा देना, हमें जीवन में ये दिला देना, ये हो जाए, ये हो जाए। ये हम जनरली हमने ये सीखा, आगे किसी में आ जाती है, हमने सीखा हुआ प्रे करना, ठीक है। मिल जाए तो ईगो स्वेल हो जाती है, ना मिले तो ईगो हर्ट होती है, तो फिर हम भगवान से भी उसको भी दोष देते हैं, तू मेरी नहीं पूरी करता, लोगों की तो क्या क्या पूरी की है। असली जो प्रेयर है, जो हम हेल्दी स्टेट में करते हैं, वो करते हैं ग्रेटफुलनेस की या थैंक्स की। तो जो भी है, मैं सांस ले रहा हूँ बैठा तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मुझे जीवन मिला मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे जो कस्टम है, अब दादी क्या बेचारी डरी रही है शुरू से, घर में तंगी थी, तो जब देखो भगवान को अरदास कर रहे थे, ये हमारी तंगी दूर कर दो, मेरे बेटे को कहीं नौकरी दिला दो, मेरे, तो वही आगे भी उसके बच्चे अपने ग्रैंड सन को सिखाएगा, बेटा अगर कुछ चाहिए हो जीवन में तो भगवान को हमेशा खुश रखना। भगवान अगर नाराज हो गया ना तो सब कुछ खराब। हमने तो एक सोच डाली हुई दिमाग में कि भगवान हमारे से नाराज हो सकता है, तो हम डरते हैं, तो डर में ऐसे प्रे करते हैं, पूरा हो जाए तो हमें लगता है प्रेयर सफल हो गई, ना पूरा हो तो और डर जाते हैं कि शायद कहीं कमी रह गई। लोग सारा सारा दिन माला फेरते रहते बैठे, उसके पीछे कारण ये है, ये कारण है डर। सारा दिन बैठे पाठ करते रहते हैं, घर में रोटी बनी कि नहीं बनी इसके ऊपर नहीं हमारा ध्यान, लेकिन पाठ जरूरी है, मतलब पहले भगवान का पाठ, फिर बाकी से खाना मिलेगा, ठीक है ना। दीज आर द कस्टम्स ऑफ वेरियस, ऐसे बहुत सारे कस्टम है हमारे घरों में, हमारे आसपास में, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, बिना जाने के हम कर क्यों रहे। सो इसीलिए जब रिपर्टरी है उसमें रिलीजियसनेस है, रिलीजियस अफेक्शन, रिपर्टरी में जो भी है, हमारे इसमें सिम्टोमेटोलॉजी में जो भी है वो सब बीमारियां हैं। रिलीजियस अफेक्शन एक बीमारी है, बीमारी है वो, एक डर में से निकली हुई बीमारी है। अब जब आप दवाई दो वो ठीक होनी भी जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन एज अ फिजिशियन, एज अ खास करके एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, ये चीजें हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि जब हम केस लेंगे हमारे सामने ये बातें आएंगी, अगर हमें पता होगा कि ये बात बीमारी है तो हम उसको कैच करेंगे। अगर आप खुद रिलीजियस हो, सामने कोई रिलीजियस है, आपको वेनरेशन आ जाएगी, कितना धार्मिक इंसान है, सारा दिन कोई पाठ पूजा करता है, इनको तो वैसे ही बीमारियां लेनी चाहिए। चलो ये 2 कार्सिनोसन भेजो उसको, तो बढ़िया सी दवाई देके, हालांकि वो डरा हुआ है, वो आपसे भी ज्यादा डरा हुआ है ना। तो होम्योपैथिक फिजिशियन हमें पहले ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे सामने पेशेंट बैठा है, इसको बीमारियां हैं, वो तो अपनी सिर्फ दर्दों के बारे में बताएगा जो उसको तंग कर रहा है, बाकी की तो हमने ढूंढनी है कि एक्चुअल क्या है, जड़ कहाँ पे है इसकी।
सेकंड फुटनोट इसके ऊपर, ये जो हमने लास्ट में बात की, ठीक है ना, कि स्पेशल नेम दिए जाते हैं हर बीमारी को पैथोलॉजिकल वर्क में, और उसके ऊपर दवाई दी जाती है, उसके बारे में एक एफोरिज्म है। हाउ मेनी इम्प्रॉपर एम्बिगुअस नेम्स डू नॉट दीज वर्क कंटेन, ये जो पैथोलॉजिकल वर्क है इनको बोला कि कितने इम्प्रॉपर और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है कि रिडिकुलस नाम दिए हुए हैं, under each of which are included excessively different morbid conditions। हालांकि उनमें जो morbid conditions है, symptoms है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, नाम एक ही दिया गया, which often resemble each other in one single symptom। और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक सिंगल सिम्टम पे सिर्फ एक दूसरे को मैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की आंखें येलो हो गई, फेस में येलो, उसको जॉन्डिस हो जाता है, बाकी कितने ही सिम्टम उसके डिफरेंट हो, सिर्फ एक सिम्टम की सिंगुलरिटी के ऊपर उसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है। एज एज, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, कंजप्शन, ल्यूकोरिया, हेमरोइड्स, रूमेटिज्म, तो दर्द है जोड़ों में तो ये रूमेटिज्म हो गया उसका। बाकी की कितने सिम्टम उसके डिफरेंट हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एपोप्लेक्सी, कन्वर्जन, हिस्टीरिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मेलैंकोलिया, मेनिया, क्विंसी, पाल्सी एक्सेट्रा, which are represented as diseases of a fixed and unvarying character। ठीक है, इनको फिक्स और इनको ऐसा होता है, ये तो अनवेरिंग है, इनका करेक्टर है अनवेरिंग, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। हमने पहले ही बात की है, डायग्नोसिस आर मेड ऑन द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, जो होम्योपैथ के लिए किसी काम की नहीं है। तो बेसिकली हमारे लिए डायग्नोसिस ही किसी काम का है। क्यों? हम तो अनकॉमन सिम्टम ढूंढ रहे हैं, एक बीमार इंसान दूसरे बीमार इंसान से कैसे अलग है, हम तो ये ढूंढ रहे हैं, हम तो इंडिविजुअलिटी ढूंढ रहे हैं। वो वहां पे मेडिसिन जो दी जाती है वो कॉमनैलिटी के ऊपर दी जाती है कि कॉमन क्या है, ठीक है ना। और इनको फिक्स बोला जाता है कि इनके यही करेक्टर है, यही सिम्टम आएंगे इन बीमारियों में, और कुछ आ ही नहीं सकता। एंड आर ट्रीटेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर नेम अकॉर्डिंग टू अ डिटरमिनेट प्लान, और उसके नाम के ऊपर एक डिटरमिनेट प्लान देके ये खाओ जी 6 महीने दवाई, 6 महीने के बाद आना चेक कराना, देखेंगे रिपोर्ट आपकी कैसा है। अच्छा, डॉक्टर को मतलब रिपोर्ट से होता है, पेशेंट को भी ये कहते हैं मतलब तेरा सिर्फ रिपोर्ट थी, बाकी तेरे शरीर में कुछ होता रहे हमें मतलब ही नहीं, तेरी रिपोर्ट ठीक आने चाहिए। हाउ कैन द bestowal of such a name justify an identical medical treatment? ऐसी चीज का अगर हमने एक ही नाम दे भी दिया तो और एक ही तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया तो कैसे जस्टिफाई करता है हमारे दिमाग को? That the treatment is not always to be the same. Why make use of an identical name? और अगर ट्रीटमेंट हर बार सेम नहीं होना तो फिर हर बार आइडेंटिकल नेम देने का क्या मतलब? Which postulates an identity of treatment? तो अगर आप एक आइडेंटिकल नाम दे रहे हो दो लोगों की बीमारियों को भी, इसको भी डायबिटीज है, इसको भी डायबिटीज है, और ट्रीटमेंट अलग अलग दे रहे हो, तो फिर एक ही नाम देने का क्या मतलब? ठीक है, ये हेमंत सर बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रीक में लिखा हुआ है, सेज हक्सम, अ मैन एज क्लियर साइटेड एज ही वाज एस्टिमेबल ऑन अकाउंट ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। एक हक्सम करके इंसान था, जिसको हेमंत सर बोला, ही वाज वेरी क्लियर साइटेड एंड वेरी कंसेंशियस, ठीक है ना, डॉक्टर ही था वो। तो ये जो इसकी ट्रांसलेशन है वो क्या है? नथिंग ऑफ कोर्स हैज एवर crept into the medical art rather than a pestilential evil than to impose certain general names on disease। वो तो पूरे मेडिकल आर्ट में सबसे बड़ा जो ईवल, सबसे बड़ी जो गलत चीज हुई है, इससे बड़ी कोई हुई नहीं गलत चीज, वो ये थी कि जब हमने बीमारियों को जनरल नेम थोपने शुरू कर दिए। इम्पोज होता है थोपना, कि हमने बीमारियों को जनरल नामों के साथ बुलाना शुरू कर दिया। तो इससे बड़ा कुछ ईविल मेडिकल आर्ट में हुआ ही नहीं। हेमंत सर ने इससे डिफरेंशिएट किया होम्योपैथी को, लेकिन आगे चल के होम्योपैथों ने भी वही काम शुरू कर दिया, थेराप्यूटिक ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी में होते ही नहीं थेराप्यूटिक, स्टोरों में बिक रहा है, पेटेंट्स बिक रहे हैं, चीजें बिक रही हैं, है ही नहीं होम्योपैथी। कहाँ है ऑर्गन में लिखा भी ये होम्योपैथी हो सकती है?
that essentially different diseases are designated by the same name. Even those epidemic diseases which undoubtedly may be propagated in every separate epidemic by a peculiar contagious principle which remains unknown to us are designated in the old school of medicine by particular name. मतलब एपिडेमिक डिजीज आती है, ठीक है ना, which undoubtedly may be propagated in every separate epidemic by a peculiar, और हर एपिडेमिक में एक peculiar contagious principle के साथ propagate होती है, फैलती है, जो हमें अननोन रहता है। लेकिन उनको भी जो ओल्ड स्कूल है वो जैसे हमने पिछली बार डेंगू की बात की, तो बस मौसम है और उसमें बुखार हुआ तो वो डेंगू की बात पता है। उसके हर बार सिम्टम अलग होते हैं, उसके अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो हम तो किसी में प्लेटलेट कम हो रहे, किसी में नहीं हो रहे, ये भी है। लास्ट जो आया यहाँ पे मेरे को वर्किंग करे पता, लेकिन तो वहां उसमें प्लेटलेट ही नहीं कम हुए लोगों के, लेकिन नाम उसको डेंगू दिया। ये जो इस चीज के बारे में एनिमल सर बोल रहे हैं, जस्ट एज इफ दे वर वेल नोन फिक्स डिजीज, बोल रहे ऐसा उनके दिमाग में कि तो वेल नोन फिक्स डिजीज है, जब भी बीमारी आनी है ये सिर्फ ऐसे ही आएगी, उसका आने का तरीका ही एक है। इतनी लीनियर थिंकिंग है हमारी, that invariably reoccurred under the same form as hospital fever, bowl fever, camp fever, putrid fever, bilious fever, nervous fever, mucus fever, ठीक है, ऐसे पहले भी नाम चलते थे, आज भी चल रहे हैं। Although each epidemic of such roving fever exhibits itself at every occurrence as another unknown disease, और लेकिन असलियत में देखा जाए तो हर बार जब ये होती हैं बीमारियां, हर बार ये जो एपिडेमिक्स आते हैं एवरी अकरेंस में, तो एक नई बीमारी के साथ, नए सिम्टम्स के साथ आते हैं, हर बार इनका रूप रंग नया होता है। Such as it has never before appeared in exactly the same form, और ये कभी पहले उस फॉर्म में नहीं आए, डिफरिंग वेरी मच, हर बार बहुत डिफर होता है, इन एवरी इंस्टेंस, इन इट्स कोर्स, as well as in most of its most striking symptoms, और इनके जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अलग होते हैं एक दूसरे से। लेकिन इतनी डेप्थ में जाए कौन? प्रॉब्लम ये है कि इतने लबोरियस स्टाफ को करे कौन? प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। अगर कहीं जरूरी कर दिया जाए ना कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही जैसे ही लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर 20% ही रह जाएंगे आज की डेट के साथ, 10-20 ही ज्यादा सर। And its whole appearance is so far dissimilar to all previous epidemics. हर एपिडेमिक जो पुराने एपिडेमिक है उनसे बहुत अलग है, वट एवर नेम्स दे में भी है, चाहे उनके जैसे मर्जी नाम से, like it would be a dereliction of all logical accuracy। और ये तो हमारी सारी लॉजिकल एक्यूरेसी जो है, हमारा लॉजिक है, उसके बिल्कुल उलट है ये चीज। In our ideas of things, were we to give to these maladies that differ so much among themselves, one of those names, हर मेलेडी एक दूसरे से डिफर कर रही है, दो एपिडेमिक आ रहे हैं वो भी एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। देख रहे हैं हम, पेशेंट होगा, पेशेंट है ना, अगर उसको 2 बार डेंगू हुआ, पेशेंट को पता होता है कि मेरे पीछे वाले सिम्टम ये थे, अभी क्या ये है, उसको भी पता है, लेकिन हमने नाम फिर वही दे दिया। तो भाई ये चीज है हमारी लॉजिकल एक्यूरेसी, ये हमारे आइडिया ऑफ थिंग्स है, उसमें कर कैसे सकते हैं हम इतनी लॉजिकल बातें खुद को लॉजिकल बता के। वन ऑफ दोज नेम्स वी मीट विद इन पैथोलॉजिकल राइटिंग, लेकिन जो पैथोलॉजिकल राइटिंग में वो नाम है वो हमने दे दिया, तो एक प्रेशर है डायग्नोस करने, प्रेशर होता है। बड़े नए नए होम्योपैथ आते हैं बच्चे कॉलेज, वो उनके ऊपर भी होता है, अगर पेशेंट ने पूछ लिया मेरे को बीमारी क्या है तो मैं क्या दूंगा कि आगे से जाए, देना ही नहीं, क्यों देना है, जरूरी नहीं है हमारे लिए जवाब देना। हमारा फर्स्ट एफर्म ये नहीं कहता कि फिजिशियन का काम जवाब देना है पेशेंट को कि इसकी बीमारी क्या है, ठीक करना, ठीक करना, बात कर, वो मेरे को नहीं पता क्या है, मेरे को इतना पता है मैं ठीक करना, पता कराना है एलोपैथ के पास, ठीक होना हमारे पास पता, वो हो सकता है आपको डायग्नोसिस चाहिए कर देंगे डायग्नोसिस, लेकिन हमारे किसी काम कल आया इसकी मदर को रिमोटेड आर्थराइटिस है,
तो हो रही है ठीक, धीरे धीरे हो रही है। तो एक अंदर से एंजाइटी आती है किसी के फैमिली मेंबर में। आपने भी कभी इनका आरए टेस्ट नहीं करवाया? करवाया नहीं, कहा भी नहीं कभी? हाँ यार, वो तो नहीं कराया। तो फिर आप ऐसे जैसे मेडिसिन दे रहे हो तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। नहीं, लेकिन हमें देखना नहीं चाहिए भी आ रहे इनमें कितना कम हुआ और कितना पड़ा। तो सामने दिख तो रहा है कितना कम हुआ कितना पड़ा। उनसे पहले झुका नहीं जाता था, झुकने लग गई। घुटनों में तकलीफ थी, वो ठीक हो रही है। दर्द कम है, बाकी भी नहीं हो जाएंगे ठीक। नहीं लेकिन चलो ये तो हाँ पूरा ये तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में ज्यादा पता लगेगा ना कि कैसे हुआ। तो पेशेंट को भी बेचारे के ना दिमाग में भी रिपोर्ट में पता लगेगा। तो सामने जो ठीक हो रहे हैं सिम्टम्स, तो बेचारे उनको भी कबूल नहीं कर पाते जब तक रिपोर्ट में ना ठीक है। ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ पढ़ के सुन सुन के ये हमारा सूरा चल रहा है, ठीक है। एंड ट्रीट देम ऑल मेडिसिनली इन कंफर्मिटी विद द मिसयूज्ड नेम। हाँ ठीक है ना। और उसको मेडिसिनली ठीक किया जाता है नाम देके, विच इज अ मिसयूज्ड नेम, गलत नाम दिया उसको। अगर उसने जो सिम्टम आए उनको भी डेंगू का नाम देके उसको ठीक किया जाए तो गलत नाम है, और फिर ट्रीटमेंट भी गलत है अपने आप में। द कैंडिड सिडनहा alone perceived this when he, सिडनहा था जो, उसने ये परसीव किया, उसने समझा, when he insists upon the necessity of not considering any epidemic disease as having occurred before and treated। तो जो एलोपैथ था सिडनहा, उसका भी ये होता है कि हर एपिडेमिक को ऐसे कंसिडर करना है कि जैसे वो एक पहली बार हुआ, और ऐसे ही ट्रीट करना है, ठीक है ना। नॉट कंसिडरिंग एनी एपिडेमिक डिजीज एज हैविंग अकर्ड बिफोर, ये पहले नहीं हुआ, ऐसे कंसिडर करके उसका ट्रीटमेंट करो। फिर ऑल दैट अकर सक्सेसिवली बी दे एवर सो न्यूमरस डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। ऑल्दो एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा है, उसी मौसम में आते रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। फिर उसने ग्रीक में लिखा हुआ है आगे काफी लंबा, जिसका ट्रांसलेशन है ये। नथिंग इन, ये सिर्फ की ट्रांसलेशन है। नथिंग इन माय ओपिनियन एस्टोनिशिंग, सो मच astonishes the mind of the whole, by which it is evident, as it can be orchids of medicine, not so much the different seasons of the same year, as the discrepancies between the different constitution of each year, and those which depend on them. This open diversity of the aforesaid diseases, both proper and peculiar to themselves, as well as by reason of their proper and proper mode of treatment, which they claim to be altogether unequal to them, shines on them. From these, it is evident that these diseases, so as to be of some extent external in appearance, and some symptoms coming on at the same time to both, may seem to agree a little more careless, but in fact, if you observe the mind correctly, they are of a very strange disposition and as distant as the air of bold। ठीक है ना, चलो जैसे उसने गूगल ने ट्रांसलेट करके दिया उसको, ठीक है ना। बट मेनली यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि ये चीज मेरे को बहुत एस्टॉनिश करती है, मेरे को बहुत हैरानी देती है कि मौसम इतने नहीं होते एक साल तक, है ना, या इतनी उनकी जो जैसे गर्मी सर्दी है कम ज्यादा होती है, इतना उसमें चेंजेस नहीं आती जितना कि एक एपिडेमिक और दूसरे एपिडेमिक के सिम्टम्स में आ जाता है। उसके कहने का मतलब अगर मौसम की वजह से ये चीज है तो मौसम तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। अगर बरसात पड़ी तो बरसात पड़ी, हम बस हुआ, डैम्पनेस आई, तो फिर वही, अगर डैम्पनेस की वजह से सिम्टम है तो वही सिम्टम आने चाहिए हर बात। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितना मर्जी एक ही कारण रहे इन एपिडेमिक्स के आने का, या हम जो सोचते हैं, लेकिन दे आर नेवर ऑफ सेम डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन एक ही नेचर के नहीं है सब एपिडेमिक। हर बार जो एपिडेमिक आता है उसमें एक अलग डिस्पोजिशन, अलग नेचर, अलग सिम्टम होते हैं। हाँ, कुछ सिम्टम सेम हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर डिफरेंट। From all this, it is clear that these useless and misused names of diseases ought to have no influence on the practice of the treatment।
जो सही फिजिशियन है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि कौन सा नाम है, बिकॉज दे आर यूजलेस एंड मिसयूज। Who knows that he has to judge of and to cure disease। तो मैंने उसको सिर्फ जज करना, देखना, ऑब्जर्व करना, उसको ठीक करना, मेरा तो यही काम है। नॉट अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द नेम, नेम की सिमिलरिटी से नहीं, ऑफ अ सिंगल वन ऑफ देयर सिम्टम्स, बट अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द साइंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट। एक सिम्टम के ऊपर जो उसके नाम की सिमिलरिटी बनी हुई है कि अगर ब्लड शुगर बढ़ी है तो डायबिटीज होगी पेशेंट को, चाहे सिम्टम है चाहे ना है, चाहे किसी को कोई सिम्टम किसी को कोई सिम्टम, ठीक है ना, लेकिन उसको नाम दे दिया। The signs of the individual state of each particular patient, whose affection it is his duty carefully to investigate, but never to give a hypothetical diagnosis। ठीक है ना, तो हर पर्टिकुलर पेशेंट की जो इंडिविजुअल स्टेट है और उसको ड्यूटी क्या है, उसको केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना, हाइपोथेटिकली गेस नहीं करना, उसको केयरफुली टोटलिटी को इन्वेस्टिगेट करना। ये सवाल है, इट इज डीम्ड नेसेसरी। तो लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे कभी नेसेसरी लगे, क्या समटाइम्स टू मेक यूज ऑफ नेम्स ऑफ डिजीज, कभी कभी समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए आपको नाम यूज करना भी पड़े किसी डिजीज का, इन ऑर्डर व्हेन टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट टू ऑर्डिनरी पर्सन। किसी पेशेंट के किसी के साथ बात कर रहे हैं उसको बताने के लिए, और क्या, टू रेंडर अवरसेल्व्स इंटेलिजिबल इन फ्यू वर्ड्स, और अपने आप को बताने के लिए कि हम इंटेलिजेंट हैं कुछ शब्दों में। वी ought only to employ them as collective names। हमें अगर बताना भी पड़े तो उसको एक कलेक्टिव नेम की तरह पढ़ना है। एंड टेल देम, फॉर एग्जांपल, उनको कैसे बताना है, द पेशेंट हैज अ काइंड ऑफ सेंट विटामिन डाउन, अ काइंड ऑफ ड्रॉपसी, अ काइंड ऑफ टाइफस, अ काइंड ऑफ फ्लू। एक तरह की एक तरह का टाइफाइड था उसको, एक तरह की ड्रॉपसी थी। But in order to do away once for all with the mistaken notions these names give rise to, we should never say he has had viruses, the typhus, the dropsy, the egg, as there are certainly no diseases of these similar names of fixed unbearing facts। लेकिन अगर बताना भी पड़े तो आप ऐसे बता सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में एक ही कैरेक्टर की बीमारियां एग्जिस्ट करती ही हैं, ठीक है ना। एफर्जम 82, although by discovery, अभी फिर मियाज़म के बारे में हम बात कर रहे हैं, although by the discovery of that great source of chronic disease, और हमने डिस्कवरी तो कर ली उस ग्रेट सोर्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज की, एज ऑल्सो बाय द डिस्कवरी ऑफ द स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द, और उसको ठीक करने के लिए स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज की भी डिस्कवरी करनी है। मेडिसिन हैज एडवांस्ड सम स्टेप्स नियर टू अ नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डिजीज। जो मेडिसिन है वो थोड़ा सा एडवांस हो गई है, कुछ स्टेप्स एडवांस हो चुकी है, और इस चीज के थ्रू आर नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डिजीज, तो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज की नेचर कैसी है उसको जानना है। इट हैज टू क्योर, जो जो उसको ठीक है। Yet for settling the indication each case of chronic disease, psoriasis, he is called on to cure. The duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristics is as indispensable for the homeopathic physician as it was before। लेकिन उसको ठीक करने के लिए, chronic disease को ठीक करने के लिए, जिसको he is called on to cure, the physician is called on to cure, जो उसकी एक ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि उसकी केयरफुली एप्रीहेंशन करे, उसको समझे केयरफुली, जो भी उसके सिम्टम्स है, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको अच्छे से समझे, जैसे कि हम पहले करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये बाय डिस्कवरी ऑफ सोरा, हनीमन सर मेंटल और हनीमन सर बिलीव्ड कि वी हैव एडवांस्ड some steps nearer to the knowledge of nature of the majority of disease। हम और आगे बढ़ गए हैं उनको समझने में, नेचर ऑफ डिजीज को समझने में कि बीमारियां होती कैसे हैं, क्यों होती हैं, कैसे बढ़ती हैं, क्या क्या होता है। दैट वाज द इम्पोर्टेंस गिवन टू सूरा बाय हनीमन सर। इतनी इम्पोर्टेंस उसको दी गई क्योंकि जब हमने एक पेशेंट को ठीक करना है तो उसके एप्रीहेंशन, एक समझना है उसके सर्टेनेबल सिम्टम्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, सबको समझना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम ये जो नॉलेज है सोरा को समझने की,
वो साथ में उसको ऐड करते रहना है, उसके हिसाब से हमने चीजों को समझना है, ठीक है ना। लेकिन वो केस टेकिंग हमने वैसे ही अच्छे से बहुत ध्यान से वैसे ही करनी है, नहीं हमने सोरा का ढूंढ लिया बस अभी ढूंढ लो सोरा और दे दो, नहीं ऐसे मिलेगा भी नहीं। You have to carefully investigate again and again in each individual case. As it was before that discovery, as no real cure of this or of other diseases can take place without a strict particular individualization of each case of disease. यार क्योंकि कोई भी रियल क्योर है किसी भी बीमारी का वो बिना इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट के हो ही नहीं सकता। Only that in this investigation some difference, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, it will be made when the affection is an acute and rapidly developed disease and when it is chronic one। जब acute है, rapidly developing है और एक chronic one है, थोड़ा सा इनमें अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? Seeing that in acute disease में क्या होता है, the chief symptoms of strike, हर एक चीज symptoms strike करते हैं, ठीक है ना। acute disease में भी और कोई rapidly अभी recently क्लिनिक पे कोई था बैठा लेडी थी, एकदम सडनली क्या हुआ तो शी वेंट इनटू डिलीरिया, और डिलीरिया में वो लेटी हुई है और स्क्रैच कर लिया पूरी बॉडी को, स्क्रैच कर लिया चीजों ने डिलीरिया कुछ पूछो कोई जवाब नहीं दे। ये एक सडन एक्यूट डिजीज पूरा अप्रोच पूरा लाल कर लिया, लेकिन जो चीज सिम्टम है हमें स्ट्राइक करना है, सामने आ गया चीज सिम्टम, इसको ठीक करने के लिए एक हमेशा दिमाग में बात रखनी, शायद पहले ही मैंने बताया। इस केस में एक पेशेंट को ठीक करने के लिए, उस केस को ठीक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पे प्रेजेंट होती है, हमेशा होती है। हनुमान सर ने भी ये बात अपने अप्रोच में बोली, तो उसको ठीक करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी वो मालिक हमें दिखा देता है सिम्टम्स, हम देखे ना देखे वो अलग बात, लेकिन वहां पे वो इंफॉर्मेशन होती है। सो तो अभी ये चल रहा है सामने, ये एक चीज सिम्टम है जो अपने आप को बता रहा है कि इसको ये दवाई दो और ये ठीक है, तो दवाई दी उसको ठीक हो, ये एक्यूट में हमारे सामने वो सिम्टम स्ट्राइक हो रहा है। And hence much less time is required for tracing the picture। हमें ट्रेसिंग करने के लिए पिक्चर की डिजीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, ज्यादा टाइम नहीं लगा उसमें। एंड मच फ्यूर क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड टू क्लास, और बहुत ही कम, क्योंकि अभी रिसेंट ओरिजिन की तो है, उसमें पूछेंगे कितना पूछ लेंगे हम, 2 दिन से कोई बीमारी है तो 2 दिन पे पूछेंगे हम एक्यूटली आई है या रैपिडली कुछ आया है। एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेल्फ एविडेंट, उसमें सारा से सारा दिख जाता है। देन इन अ क्रॉनिक, अगर इसको कंपेयर किया जाए क्रॉनिक डिजीज से जो कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रही है, हैज बीन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फॉर सेवरल ईयर्स, कितने सालों से अपने आप को प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन द सिम्टम्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू डिफरेंट, और इसमें जो सिम्टम्स है वो ढूंढने थोड़े भी काफी ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एक्यूट। इसका फुटनोट में हमें सर बोल रहे हैं कि हेल्प द फॉलोइंग डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द सिम्टम्स आर ओनली पार्शियली एप्लीकेबल फॉर एक्यूट। बोले जब मैं फॉलोइंग डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ, आगे के डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ से भी केस टेकिंग शुरू होगी क्रॉनिक डिजीज, वो जो एक्यूट डिजीज में एप्लीकेबल है लेकिन पार्शियली, आप उसमें से कुछ चीजें पूछ सकते हैं लेकिन कुछ चीजों का मतलब नहीं होगा उसे पूछने के लिए, कुछ आप पूछ सकते हैं लेकिन कुछ का मतलब नहीं होगा। एक्यूट का बाद में बताएंगे। दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस, केस स्टडी को बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम दिया है हनुमान सर ने यहाँ पे, इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन। हम एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं किस चीज का, उसको इंडिविजुअलाइज करना है, उसको अलग करने का, बाकी सारी दुनिया से अलग करना, ये एग्जामिनेशन हमारा। हम उसमें ढूंढ रहे हैं ये इंसान,
बाकी सब इंसान जो भी मैंने आज तक मिला हूँ, जिनको भी मैंने आज तक देखा है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो जो मेरे पास है, उनमें ये सबसे अलग करते हैं, ये एग्जामिनेशन, दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन। अब आपने कोई पहले वैसा ही पेशेंट देखा है, पहले कहीं देखा है वैसा ही पेशेंट, पर आपको अच्छा ये पेशेंट तो मैंने तब भी देखा था ऐसा ही, यही बीमारी, यही 3-4 सिम्टम उसके, वो दवाई दी थी और ठीक हो गया, चलो इसको भी दे देते हैं। जब आप ये आप सिमिलर कर रहे हो, अभी एक कॉमन कर रहे हो दो लोगों में, नहीं इनमें इंडिविजुअलाइज कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसी कोई एग्जांपल है तो उससे भी इंडिविजुअलाइज करो, उससे ये बंदा कैसे लगे, उसमें क्या थे सिम्टम और इसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये वर्ड लिख लेना है, अपने दिमाग में रखना है, इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन है ये। कोई भी हम केस ले रहे हैं, इट इज बेसिकली एन इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन फॉर विच आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शन। मैं इस जगह पे बोल रहा हूँ कि थोड़ी जनरल डायरेक्शन ही दूंगा उसके बारे में, of which the practitioner will bear in mind only what is applicable for each individual case. हर इंडिविजुअल केस में उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम आती है वो आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। डिमांड ऑफ द फिजिशियन नथिंग बट फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। और इस एग्जामिनेशन को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है फिजिशियन के लिए, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। मैंने जो पहले देखा था उसको प्रेजुडिस में एंड साउंड सेंसेस, हमारी जो सेंसेस है वो बड़ी साउंड होनी चाहिए, आपका पूरा ध्यान वहां पे रहना चाहिए, टेंशन इन ऑब्जर्विंग, पूरी अटेंशन उसके ऊपर होनी चाहिए, आसपास क्या चलता है हमें नहीं बताना चाहिए। एंड फिडेलिटी, फिडेलिटी क्या होता है, लॉयल्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए। देखो लॉयल्टी का कोई सर्टिफिकेट देता किसी को नहीं पता होता, लॉयल्टी सिर्फ हमें पता है मैंने ये केस ईमानदारी से लिया करूंगी, तो हर केस को लेने में एक ईमानदारी होनी चाहिए। फिडेलिटी इन केसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, एक ईमानदारी से उस पिक्चर ऑफ द डिजीज को हमने ट्रेस करना। केस टेकिंग एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जो खास करके जो भी नए बच्चे कॉलेज से निकले हैं या निकलना है, जो केस टेकिंग एक आदत है, आदत है। जैसे सुबह उठ के अपने नहाना, हमने एक आदत है हमारी, बेड ठीक करना है एक आदत है, खाना कैसे करना है खाना वो एक आदत है, कोई भी चीज अच्छी या बुरी हमें आदत है। वैसे ही केस टेकिंग बेसिकली है, आप जैसी डाल लोगे वैसी बन जाएगी, जैसी डाल लोगे सारी उम्र के लिए रहेगी ये, लेकिन आप जैसी डाल लोगे मेरा शॉर्ट में केस लेने की डालोगे वो रह जाएगी, एफर्ट ना करने की डाल लोगे हैबिट वो रह जाएगी। बट आपके इस हैबिट के ऊपर आपके रिजल्ट डिपेंड करेंगे, आपके इस हैबिट के ऊपर आपके क्योर्स डिपेंड करेंगे। तो आदत आप कैसी डाल रहे हो वो डिसाइड करेगी कि पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं। अच्छे से डीपली केस टेकिंग की आदत डालेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होना पेशेंट किसी भी बात पे, बोलेंगे आपको कोई बात नहीं, वो बीमार है हम और हम उनकी बीमारी समझने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, हम समझने के लिए बैठे हैं कि उनको बीमारी है क्या। अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपको किसी क्वेश्चन से, वो किसी क्वेश्चन पे आपको सीधा बोल रहा है कि मैं नहीं देना चाहता इसका जवाब, कोई बात, उल्टा उनको समझाओ कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा हर्ट हो रही है वो ही रुकावट बनेगी आपके जीवन में, समझाओ उनको, पहली बार उनका भी एक्सपीरियंस, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ उनका भी आपके साथ जब एक्सपीरियंस होगा किसी जो आप अच्छा कर रहे हैं, उनका भी पहला एक्सपीरियंस है कभी पूछता है, उनको समझाना है कि आपके भले के लिए, डांटना नहीं, उनको कोई डराना नहीं, समझाना चाहिए, ठीक है। खास के वैल्यू सीखने की उनको ये बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है ताकि हम आपको हमारा क्योर हमारी दवाई सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप हमें क्या इन्फॉर्मेशन
द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, जो पेशेंट है वो अपनी सफरिंग की हिस्ट्री डिटेल बता रहा है। दोज अबाउट हिम टेल व्हाट दे हर्ड हिम कंप्लेन ऑफ, जो आसपास वाले हैं वो आपको ये बताएंगे कि एक कंप्लेन कैसी करता है, किन बातों से करता है, हाउ ही बिहेव कैसे करता है, एंड व्हाट दे हैव नोटिस्ड, उन्होंने उसमें क्या क्या नोटिस किया। द physician sees, hears and remarks by his other senses what there is of an altered or unusual factor about it, और जो फिजिशियन है वो देख के सुन के और बाकी के अपनी सेंसेस ये रिमार्क करता है, ये लिखता है, ये नोट करता है कि और उसमें ऑल्टर क्या है या अनयूजुअल कैरेक्टर का क्या। कोई पेशेंट आए, उनको एम्बोलिज्म है लेफ्ट साइड में, तो उसके वजह से पेन और सांस हो गई है। अब पालसी हुई है, he was basically complaining that palsy मेरे राइट साइड है, whereas the palsy was on left side। तो आई लिंक करते हैं तो ऐसे यही मेरी, तो अच्छा वो ब्लिंक नहीं कर पाते, उनको भी नहीं पता, पेशेंट के अटेंडेंट को भी नहीं देखा, उनको पूछा गया कि ये आँख ऐसे ही रहती है, ये दर्द नहीं होती, उसने ऐसे जब जोर लगाया तो हो गई बंद, बड़ा होती है जी बंद, तो ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल ऐसे लिंकिंग करता तो नहीं होती बंद। ये हमने देखे, ये हमने नोट किया। There are so these are basically three sources of information: patient जो अपने बारे में बता रहा है, उसके अटेंडेंट जो उसके बारे में बता रहे हैं, और तीसरे हम जो उसके बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना। और ये सब क्यों? टू फाइंड ऑल्टर्ड एंड अनयूजुअल कैरेक्टर्स अबाउट द कैरेक्टर। He writes down accurately all that the patient and his friends have told. जो पेशेंट ने और उसके फ्रेंड्स ने उसके अटेंडेंट ने बताया वो हमने लिख लिया। The very expressions used by them, बिल्कुल उन्हीं एक्सप्रेशन में जो उन्होंने बताए हैं। Keeping silence himself, he allows them to say all they have to say. अपने आप से चुप रखते। सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि सीखने में साइलेंस ऑफ द फिजिशियन, तब तक नहीं बोलना जब तक आपके भी मन में सवाल आएंगे पूछने के लिए, आपके भी थॉट्स आएंगे दिमाग में पूछने के लिए, उनको रखो अंदर रखो या लिख लो, जब पूछने का टाइम आएगा तब अभी नहीं, पहले उनको सुन लीजिए सर, तो बताएंगे। इवन उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो हम पुराने डॉक्टर के पास गए, उसने फिर ये बोला, उसने ये कहा, उसने वो कहा, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अंतर अंदर वो बहुत दूर ना निकल जाए, ठीक है ना। एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरप्टिंग देम अनलेस दे वेंडर ऑफ, जब तक वो वेंडर ऑफ नहीं हो जाते तब तक उनको इंटरप्ट नहीं, उसको कह लेने दीजिए वहां पर मेरे को, क्योंकि उसमें वो बताएंगे तब ये सिम्टम आ रहा था, ये आ रहा था मुझे, इसलिए हम उनके पास गए, फिर वो दवाई दी तो ठीक हो गया, फिर ये सिम्टम आ गया हमें, उनको बोलने दीजिए, कोई बात, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी एक क्वालिटी केस टेकिंग में जो हमने रखनी है, दैट इज साइलेंस पेशेंट, ये रखना, ये मतलब मैं यही पेशेंट देखना है, कोई नहीं, एक ही देखें, ठीक है ना। एंड रिफ्रेन interrupting them unless they wander off to the other matter. The physician advises them at the beginning, उनको पहले एडवाइस करना शुरुआत में of the examination to speak slowly, धीरे धीरे बोलना, मैंने लिखा, in order that he may take down in writing the important part of what the speaker, ताकि जो important part है उसके उनको लिखना है। Every interruption breaks the train of thought. Interruption क्यों नहीं करना? क्योंकि interruption उसके train of thought है, उसको break कर देती है। And all they would have said at first does not again occur. जो पहले बताते वो दोबारा उनको नहीं पता। To them in precisely the same manner, और जैसे उन्होंने बताना था precisely वैसे मैनर में फिर दोबारा नहीं बताता। और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी बात जो पेशेंट है
इन नरेशन के साथ ही हमें कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक सिम्टम देगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू अवॉइड दिस हैबिट। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ गया रख लो, लिख लो, तो बाद में कुछ या मन में रख लो इसके बारे में और कुछ, लेकिन जो वो चल रहा है उसको चलना। He begins a fresh line with every new circumstance mentioned by the patient or his friend. हर circumstance, हर symptom, हर कोई भी आप चीज कुछ बता रहा है उसके लिए एक नई लाइन से शुरू करो, पुरानी वाली 2-3 लाइनें छोड़ दो। So that the symptoms shall be all read separately one below the other, ताकि सब symptom जो है वो separately arrange होगा। He can thus add to any one that may at first have been related in too vague a manner. ठीक है ना, अगर शुरू में कोई सिम्टम उसने बड़ी वेगली, बड़ा सुपरफिशियली बताया, तो उसके बारे में हम बाद में पूछ के उसके अंदर नोट कर लें, उसके ऊपर ही जगह छोड़ लें, बट सब्सिक्वेंटली मोर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन, लेकिन बाद में उसने उसके बारे में और बताया, ठीक है ना, तो उसके लिए वहां पे हमें लाइन में छोड़ना है। When the narrators have finished, what they would say of their report, जब नरेटर खत्म हो गया, पेशेंट का भी हो गया खत्म, उसके अटेंडेंट का भी खत्म हो गया, जब उन्होंने बताना था जो, the physician then reverts to each particular symptom and elicits more precise information respectively in the following line. जो फिजिशियन है वो हर सिम्टम के बारे में, एक एक सिम्टम जो उन्होंने बताया उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और प्रिसाइसली उससे पूछने की कोशिश करते हैं। He reads over the symptoms as they were related to him one by one. तो उन सिम्टम्स को रीड करता है कि जैसे उसको बताया गया, and about each of them he inquires for further particulars. अब उनके बारे में वो और पर्टिकुलर पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट व्हाट पीरियड डिड दिस सिम्पटम अकर, ये कौन सा समय में हुआ आपको सिम्पटम, वाज इट प्रीवियस टू टेकिंग द मेडिसिन ही हैड also been using, क्या ये जो आपने मेडिसिन शुरू की इसके पहले से ये सिम्पटम, या मेडिसिन लेते लेते शुरू हुआ, while taking the medicine or only some days after leaving of the medicine, या फिर मेडिसिन के कुछ देर बाद ही शुरू हुआ हो ये, ठीक है ना। What kind of pain, what sensation exactly was it that occurred on the spot, इस spot के ऊपर कैसी पेन, कैसी सेंसेशन हुई एग्जैक्टली, वेयर वाज द प्रिसाइज स्पॉट, वो जगह कौन सी थी जहाँ पे हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ टेम्पल्स में हुआ, ऑक्सीपुट में हुआ, एब्डोमेन में किस पार्ट में हुआ, बाजू में किस पार्ट पे हुआ आपको, डिड द पेन अकर इन फिट एंड बाय इटसेल्फ एट वेरियस टाइम्स, या पेन जो थी फिट में एपिसोड में आ रहे थे और अपने आप हो जाती थी शुरू, या कोई मोशन या मूवमेंट करने पे या किसी टाइम पे, और वाज इट कंटिन्यू विदाउट इंटरमिशन, या फिर लगातार थी दर्द। कल परसों एक कल ही पेशेंट एक आए, तो पैरों में बहुत बर्निंग होती है, लगातार होती है, दिन रात होती नहीं, बंद नहीं होती, कोई भी टाइम ऐसा नहीं जब बंद नहीं होती, कम ज्यादा हो जाएगी लेकिन बंद नहीं होती कभी। हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, कितनी देर रहता है फिर वो, एट व्हाट टाइम ऑफ डे और नाइट एंड इन व्हाट पोजीशन ऑफ बॉडी वाज इट वर्क, दिन में रात में कौन सी पोजीशन में, लेटने में, बैठने में, झुकने में, कब सबसे ज्यादा होता है, और 30 घंटा या कब कौन सी पोजीशन में या कौन से टाइम में बिल्कुल ठीक होता है ना। कैसे पेशेंट है वो बोले कि अपना, हाँ, लेफ्ट साइड में ऐसे बाजू रख के लेट जाऊं तो सर बस बिल्कुल ठीक है, तो फिर एक पोजीशन है जिसमें ठीक होता है, नहीं तो होता ही रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस और दैट इवेंट और सर्कमस्टांस मेंशन, क्या कोई इवेंट बताया उन्होंने, कोई सर्कमस्टांस बताया आपको, उसकी एग्जैक्ट नेचर क्या थी, क्या हुआ था उसको, ये पूछना है। तो बोला कि ये फिर कोई घर में ना बात हो गई तो गुस्सा बनाया, हम उसके बारे में एग्जैक्टली पूछना कि क्या बात है, क्या हुआ था, कौन कौन उसमें एक्टर थे करने वाले, जो भी बात थी, कैसा महसूस हुआ, गुस्से में आपने क्या किया, गुस्से में कोई फिजिकल सिम्टम आए, गुस्से के बाद कोई फिजिकल सिम्टम्स आए, या कितनी देर रहा वो गुस्सा, कैसे कैसे चलता गया मन में उन बातों को लेके, डिस्क्राइब इन प्लेन वर्ड, अपने शब्द,
ठीक है ना, अपने शब्दों में सर्कमस्टांस इवेंट कुछ ऐसा हुआ, उसकी एग्जैक्ट नेचर अपने शब्दों में। नेक्स्ट aphorism 87, and thus the physician obtains more precise information respecting each particular detail, but without ever framing his question so as to suggest the answer to the patient। ये एक चीज है जो नहीं करनी बिल्कुल भी, कि पेशेंट को फ्रेम क्वेश्चन जो करना है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना उस चीज सीखते जाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं। इसके पहले क्वेश्चन ऐसा नहीं फ्रेम करना है कि पेशेंट को सजेस्ट हो जाए आंसर। जैसे कि आपको ठंडा पानी कितना पसंद है, आपने पूरे बता दिया, हाँ मुझे पसंद है, गर्मी है सबको पसंद है, अच्छा चलो बगैर कोल्ड वाटर, नहीं ये नहीं करना। जनरल क्वेश्चन पूछो, आपको खाने पीने में क्या पसंद है, क्या आप कैसी हैं, उसमें बताया जाए तो अलग बात है। ठीक है ना, पर्टिकुलर पे आएंगे बाद में आएंगे, लेकिन इनिशियली जब आपको लिखने में बहुत जनरल क्वेश्चन, नीड कैसी है आप, उसमें जो बता रहा है उसको लिख लीजिए। ठीक है ना, और ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी नहीं करना आगे, सो दैट ही शैल ओनली हैव टू आंसर यस और नो। कैंट सर बोलते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन का जवाब हाँ है और ना है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन नहीं गलत पूछा, आपने क्वेश्चन गलत पूछा, उसका सिर्फ इतना ही मतलब। अगर कोई पेशेंट आपको हाँ और ना में जवाब दे रहा है, आपका क्वेश्चन गलत। दोबारा से और तरह पूछिए, ठीक है, और कोशिश करनी है आगे ना पूछे ऐसे सवाल। ये नहीं होता, नहीं हो जाएगा, वो होता है, लेकिन उसको कम करते रहना है ना। else he will be misled to answer in the affirmative or negative something else। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना कि जिससे सर्दी लगती है गर्मी लगती है, तो उसको चलो दोनों में से चूज करना पड़ेगा। मुझे उसको जनरल पूछो कौन सा मौसम टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। half true or not strictly correct either from indolence or in order to please। ठीक है ना, या तो कभी कभी आधा ट्रू होता है, हाफ ट्रू होता है, या बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होता आंसर, या तो इंटरनेट में चले इसमें पूछ ले इसको बता देते हैं। ठीक है ना, या फिर टू प्लीज दी इंटेरोगेटर, गुस्सा ज्यादा आता है कम आता है, नहीं जी मेरे को कहाँ आता है गुस्सा, अभी आया पेशेंट। ऐसे यहाँ पे पूरी थ्योरियां क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फ्राउनिंग को, चलो फ्राउन उसमें पूरा ऐसे, और नहीं उसको क्या गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता है, तो ये कहाँ से है, फिर गुस्सा नहीं आता है। टू प्लीज द इंटेरोगेटर, इमेज बचाने के लिए, खुश करने के लिए इंटेरोगेटर, ठीक है ना, तो गलत इंफॉर्मेशन देता है। फ्रॉम विच अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड एन अनसुटेबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन। एक फॉल्स पिक्चर आ जाएगी हमारे पास, हम उस फॉल्स पिक्चर के ऊपर दवाइयां देते रहेंगे जो उसको ठीक नहीं करेंगी। ठीक है ना, तो एज अ फिजिशियन, एज वी आर हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग, ये हम समझ रहे हैं सीख रहे हैं, तो कभी पेशेंट को दोष नहीं नाम इसमें बताएं, ये नहीं करेंगे। हमारी एक कुदरती आदत है, कुदरती क्यों बोल रहा हूँ, कुदरती नहीं है तो अननेचुरल है, दिस इज नॉट अ नेचुरल थिंग। कुदरती इसलिए बोला कि हमें कॉमनली मिलते हैं, कॉमनली मच बेटर है, एक कॉमनली इंसान की आदत है दोष दूसरों के ऊपर देना। ठीक है ना, तो एक हमेशा याद रखना है कि इसमें पेशेंट दोषी नहीं है, दोषी नहीं, वो एक बीमार ह्यूमन बीइंग की तरह ही कर रहा है जो हमने देखना कि उसमें ये बीमारी क्यों है और कैसे है। तो उसका कोई बोला कि उसने इन्फॉर्मेशन लेके बताया ही कुछ नहीं थी पेशेंट ने। ठीक है ना, बताया इसलिए नहीं कि शायद हम कहीं ना कहीं उसको एजुकेट नहीं कर पाए कि हमें क्या चाहिए। एजुकेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझाना, उसको बताना भी नहीं कि हमें बहुत ठीक करें।
झूठ मत बोलना साथ में। हम यहाँ पे आपको ठीक करने के लिए बैठे, तो आपने ठीक होना है, तो आपको हमारी हेल्प करना चाहिए। तो बताओ, एक चीज बताने के बाद भी करते हैं, मतलब नहीं करते, और देन यू हैव टू मेक योर ऑब्जर्वेशन। ये भी करना काफी हो जाती है। आप मन से लगे होंगे ये काम करने में, ऑब्जर्वेशन तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर नियत होती है कोई भी चीज करने की, वो इंसान कर ही लेता है। तो मेनली कि उसको नहीं कभी बोलना भी तूने मेरे को नहीं बताया, इसलिए मैं तेरे को ठीक नहीं करता। वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू नॉट, मेरे बहुत बड़ा वर्ड होगा ऐसा, वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हमने इसको सीखना है, ये हमारा काम। For instance, the physician should not ask what was not this or that circumstance present. तो सीधे नहीं पूछना कि ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं हुआ था, क्या उसको क्या कुछ हुआ होगा, याद करो। We should never be guilty of making such suggestions. ऐसे सजेशन दे बनाने का या उनको देने का कि इनमें से कोई चीज हुई होगी, we should not be guilty, which tend to seduce the patient into giving up all that, जो कि पेशेंट को सेड्यूस होता है कि उस तरफ को लेके जाए, सोचने में, थिंकिंग में, ठीक है ना, कि भी मैं इसको झूठा आंसर दे देता हूँ या फॉल्स अकाउंट ऑफ सिम्टम, एक गलत अकाउंट बता जाए सिम्टम्स का, उस तरफ को कोई भी क्वेश्चन उसको सजेस्ट करता है। मोस्टली सजेशन से होता ही ऐसे, पेशेंट गलत बता जाता है गलत, ठीक है ना। तो इससे बचना है। Between these voluntary details, nothing has been mentioned respecting several parts or functions of the body. अब आपने ले लिया, उसने 3-4 सिम्टम बताए, बहुत सारी चीजों के बारे में उसने नहीं बताया, खास करके अपने सेवरल पार्ट्स या फंक्शंस ऑफ द बॉडी में, तो उसकी मेंटल स्टेट। द फिजिशियन आस्क्स व्हाट मोर कैन बी टोल्ड इन रिगार्ड टू दीज पार्ट्स एंड दीज फंक्शंस। फिर फिजिशियन को खुद पूछना, नेक्स्ट स्टेप है फिजिशियन खुद पूछेगा कि इन पार्ट्स और इन फंक्शंस के बारे में मुझे बताओ, और द स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, जबकि जो डिस्पोजिशन है या माइंड की स्टेट है उसके बारे में। बट अगेन इन डूइंग दिस he only makes use of general expression. General expression करना है, in order that is informant may be obliged to enter into specific details concerning, ताकि हम जब उनको पूछें oblige जबरदस्ती उस चीज के बारे में सोचें, इन स्पेशल डिटेल्स के बारे में कि अच्छा इसके बाद अब होता है, पूछते हैं तो हाँ जी इसका भी है मेरे को, क्योंकि ऐसे सिम्टम होते हैं जो पेशेंट कस्टमर होता है, ऐसे सिम्टम होते हैं जिसको ज्यादा तंग नहीं कर रहे, वो बताता है, भूले भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमने पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल कैसे, हाउ डज ही पास इन वाटर, यूरिन कैसा है, हाउ इज इट विद डे एंड नाइट स्लीप, दिन की नींद, अगर दिन को सोते हैं या रात की नींद कैसे है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन कैसे रहती है, ज्यादातर मन कैसा रहता है, हिज ह्यूमर, हिज मेमोरी, यादाश्त कैसे है, व्हाट अबाउट दी थर्स्ट, प्यास कैसी है, मुंह में टेस्ट कैसा रहता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेस्ट हैज ही इन हिज माउथ, व्हाट काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक आर मोस्ट वैलिड, सबसे अच्छे कौन से लगते हैं, खाना पीने में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, व्हाट आर मोस्ट रिपग्नेंट, ठीक है, जो अच्छे नहीं लगते, हैज ईट इट्स फुल नेचुरल टेस्ट, जो भी आप खाते पीते हैं उसका टेस्ट आता है अच्छे से या कोई अलग तरह का टेस्ट आता है, हाउ डज ही फील आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद, ठीक है ना, या पीने के बाद कुछ आपको कैसा लगता है, हैज ही एनीथिंग टू टेल अबाउट द हेड, द लिम्स और द एब्डोमेन, सिर की कोई प्रॉब्लम, पेट की कोई प्रॉब्लम, बाजुओं की, टांगों की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई देखने में इस सब हम पूछते हैं, है ना। जब पहले स्टेप में पेशेंट ने सब बता दिया, नरेटर ने सब बता दिया अपने बारे में, उसके बाद हम देखते हैं ये इन चीजों के बारे में नहीं बताया, सूर्य के बारे में नहीं बताया, नींद के बारे में, पर्सपिरेशन के बारे में, प्यास के बारे में, ठीक है ना, पर्टिकुलर पार्ट की सेंसेशन के बारे में नहीं बताया, नींद के बारे में नहीं बताया, फिर हम इसके बारे में पूछते हैं। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस होता है, when the patient, for it is on him, has a steeply
to rely for a description of his sensation except in the case of pain क्योंकि वो जो सेंसेशन है उसकी वो क्या महसूस कर रहा है वो तो पेशेंट ही हमें बताएगा, हमें उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। एक्सेप्ट इन द केस जहाँ पे डिजीज पेंट है, नकली बनाई जा रहे हैं, वहां पे उनको छोड़ के बाकी के सबके ऊपर हमें पेशेंट के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है अपनी सेंसेशन को बताने के लिए। When the patient has by these details given of his own accord an answer to inquiry, furnish the requisite information and trace a tolerably perfect picture of the disease, the physician is at liberty end of life if he feels he has not gained all the information he needs to ask more precise and more specific. मतलब जब ये सब हो गया, हमें ऑलमोस्ट हमारे सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज हमने ट्रेस कर ली, ठीक है, जितनी भी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिल गई, सेंसेशन के बारे में पता लग गया, जो हमने क्वेश्चन बोले थे उसका आंसर हमें मिल गया। और अगर हमें अभी भी लग रहा है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, देन वी आर एट लिबर्टी, फिर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मोर प्रिसाइज एंड मोर स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन आर प्रॉब्लम, दिन में कितनी बार स्टूल पास करने में, व्हाट इज द एग्जैक्ट करेक्टर ऑफ द स्टूल, कैसा कलर होता है, कैसा स्मेल होती है, कैसा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, डिड द व्हाइट टिश्यू इवेक्यूएशन कंसिस्ट ऑफ म्यूकस और फीसेस, कैसे भी मिल सकता है कि आपने जो बताया सफेद है वो क्या होता है, म्यूकस होता है कि वो स्टूल ही वैसा होता है, हैड ही और हैड ही नॉट पेन्स ड्यूरिंग द इवेक्यूएशन, कोई दर्द होती है कहीं पे, व्हाट वाज देयर एग्जैक्ट करेक्टर, कहाँ पे होती है, वेयर वर दे सीटेड, ठीक है ना, दर्द कैसी होती है, कहाँ पे होती है, व्हाट डिड द पेशेंट वॉमिट, क्या निकला उल्टी में, इज द बैड टेस्ट इन द माउथ प्यूट्रिड और बिटर और सार और मटन, जो उसके बाद जो मुंह में टेस्ट है वो कैसा है, बिफोर उनको एग्जांपल भी दे सकते हैं कि प्यूट्रिड है, बिटर है, सावर है, और या फिर उनसे करके उसके बारे में पेशेंट को पता नहीं है, इसको एक्सप्लेन करें। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया, तो मैं अभी फॉलोअप की बात कर रहा हूँ, केस सेकंड से पेशेंट आया, उसको पूछा, उसको कई प्रॉब्लम थी, 7-8 उसमें प्रॉब्लम थी, गिनाई थी, जैसे उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, बैकेज थी, हाँ भूख बहुत लगती थी। पहले दिन जब केस टेकिंग के लिए आया तो केस टेकिंग उसकी चल रही थी, सामने बैठा, मैंने उसको पूछा कि रिपोर्ट वगैरह कराई, वो मेरे को बोला था कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मैंने कहा रिपोर्ट तो मतलब गाड़ी में पड़ी है, मैं ले आऊँ, अब जाके गया, लेने गया, आया तो मुंह भरा हुआ खाने के साथ, क्या चल रही है, पिछले पास बैठे हैं, अभी बाहर जाके कुछ खाते हैं, और वो ये नहीं खा के आया, मुंह में भरा हुआ था, आके बैठ गया खाने, और एंड ही इज बेसिकली अराउंड 43 ईयर्स ओल्ड, बच्चा नहीं है कोई, ये क्या था, तो इसके बारे में पूछा, बहुत लगती है मेरे को हर आधे घंटे में खाना पड़ता है, भूख लग जाती है आधे घंटे में, और अच्छे से खाया हुआ तो पर 3-4 रोटी खाई, फिर मैं आधे घंटे के बाद 2-3 रोटी और खा लेता हूँ, ऐसी भूख है। तो ऐसे और के साथ करते उसको 3 नंबर ऐसे नेक्स्ट टाइम आया, फॉलो की मेडिसिन दी गई उसको, अगली बार आया, पूछा कैसे हो, एक भी परसेंट आराम है किसी चीज में, एकदम से बोला 1 भी% आराम कर दीजिए, ठीक है, तो फिर अभी क्या करना चाहिए, दवाई बदले, क्या करें, नहीं फॉलो अच्छे से लेना और अच्छे से। फिर मैंने एक सेंटेंस करके अच्छा, जो आपकी पेट की प्रॉब्लम, आपको बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता था, फिर भी हैवीनेस महसूस, पेट में डिस्टर्ब रहता है, उसे बता, उसकी तो आराम है मेरे को काफी। अच्छा, जो आपको वीकनेस रहती थी, टायर्डनेस, थकावट रहती थी, भी आप बोलते थे मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता आधे पौने घंटे के लिए, इतना खाने के बावजूद भी तो काफी ठीक है। मैंने कहा अच्छा, जो आपके बैक एक होती थी पीछे, कैपुलर रीजन में पेन होती थी, कुछ चीजें खाने में तकलीफ होती थी, फिर बता वो भी फर्क पड़ेगा। सब भूख कैसे अभी आप जैसे वो आधे घंटे के बाद खा
तो बिल्कुल ठीक है, अभी तो उतने टाइम खत्म करा। अब यहाँ से पेशेंट ने नहीं बताना है, पेशेंट ने उसको पता ही नहीं वो क्या बताएगा बेचारा। हमें ये समझना है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। The intellect of the patient is not very brilliant, not even below average intellect. कोई भी चीज को पूछते हैं तो सोचना पड़ता है, टू रिफ्लेक्ट लॉन्ग टू गिव एन आंसर, बहुत सोचना पड़ता है। जनरली उसकी जो टॉप है उसमें भी सोचना पड़ता है। जो एक जब उसको क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर देने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन अपने आप से जो बताना है उसमें नहीं सोचना पड़ता। ये करेक्टरिस्टिक है उसका माइंड, ठीक है ना। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, वो खुद एनालाइज कर ही नहीं पाया कि मेरे को आराम है कि नहीं। हालांकि ये चीज हमने पहले देख ली थी फर्स्ट मीटिंग में, लेकिन सेकंड मीटिंग में इट वाज मोर क्लियर इन द फॉलो अप, जब हमने उसको और क्लियर की। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और एक एक चीज छोटी छोटी हमें पूछनी है क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता। एलोपैथ के पास जाते हो, उल्टी लगी हुई है, अच्छा उल्टी लगी है, चलो ये लो दवाई। हमारी उल्टी कैसी है, उसके बाद टेस्ट कैसा रहता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट को नहीं पता टेस्ट तो पूछो, 6 7 8 जितनी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो दो उसको, इनमें से कुछ बिफोर और आफ्टर ईटिंग और ड्यूरिंग द रिपास्ट, खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के ड्यूरिंग मुंह में टेस्ट कैसा रहता है। एट व्हाट पीरियड ऑफ द डे वाज इट वर्क, दिन के किस टाइम में जो सिम्टम है वो ज्यादा होते हैं। व्हाट इज द टेस्ट और व्हाट इज इरेक्टेशन का टेस्ट कोई होता है मुंह में। डज द यूरिन ओनली बिकम टर्बिड ऑन स्टैंडिंग, जो यूरिन टर्बिड है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, वो सिर्फ अगर खड़ा रहे तभी होता है। और इज इट टर्बिड व्हेन फर्स्ट डिस्चार्ज, लेकिन जब या फिर जब उसको डिस्चार्ज किया जाए तभी से टर्बिड होता है। व्हाट इज इट कलर व्हेन फर्स्ट एमिटेड, उसका कलर क्या होता है जब पहले एमिट होता है। सेडिमेंट का कलर कैसा होता है। हाउ डज ही बिहेव ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय कैसे बिहेव करता है, कोई रेस्टलेस है, हिलता डुलता ज्यादा है, स्नोरिंग है, बोलता है, रोता है, डर के उठता है। डज ही वाइन, मोन, टॉक और क्राई आउट इन स्लीप, डज ही स्टार्ट, ऐसे झटका आता है उसको, त्रभकता है, डरता है नींद में। डज ही स्नोर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ये भी है। जो स्नोरिंग है अंदर सांस लेते हुए हो रही है, बाहर को छोड़ते हुए हो रही है। डज ही लाई ओनली ऑन हिज बैक, या पेट के बल ही सोता है, पीठ के बल सोता है, साइड में सोता है, कैसे सोता है। डज ही कवर हिमसेल्फ वेल अप और कैन ही नॉट बियर द क्लोज ऑन हिम। एक बच्चा आता है डाउन सिंड्रोम का, वो हमेशा ऐसे जैसे हम माथा टेकते हैं ना, उस पोजीशन में सोचता है, तो उसमें सोना ही रहते हैं, तो नींद भी आता है, इफेक्ट भी बन जाता है उस तरह। ये इंडिविजुअलाइज करता है उसको बाकी बच्चों से, बाकी लोगों से, ठीक है ना। और ऐसे ही सिम्टम है जो हमें चाहिए, उसको अलग करना। डज ही इजीली अवेक और डज ही स्लीप टू साउंड, बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, थोड़ी सी आवाज से या ऐसी खुल जाती है, तो बहुत साउंड से बहुत गहरी होती है। एक बच्ची भी उसमें बेड वेटिंग थी, अराउंड 11 12 साल की बच्ची। मदर बोलती है कि बेड वेटिंग प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए ज्यादा, लेकिन जब ये बेड वेटिंग कर लेती है, शी इज वेट बेसिकली, इसको उठा के कपड़े बदलवाना तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम। तो इसने यूरिन कर लिया, इसके पापा एक तरफ से पकड़ते हैं, मैं एक तरफ से उठाते हैं इसको, और ये सो रही है, सोती सोती के हम कपड़े बदलते हैं। 11 12 साल का बच्चा सोते सोते के बेड, एक फिर दूसरे बेड पे डालते हैं, फिर इसकी बेडशीट चेंज करते हैं, फिर नई बेडशीट, फिर इसको वहां पे डालते हैं, वहां पे उसकी नींद नहीं खुलती। जब सुबह उठती है तो पूछती है मेरे कपड़े क्यों बदले चल रहे, मैंने फिर यूरिन पास कर लिया। इतनी डीप साउंड कॉमेटोस, इसको कॉमेटोस स्लीप बोलते हैं। एज अ पेशेंट इज इन कॉमा, इसको पता नहीं लगता। हाउ डज ही फील इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग फ्रॉम स्लीप, और उस पेशेंट के साथ बड़ा
बड़ा करेक्टरिस्टिक चाहिए मेरे लिए, और ये होता होगा आप जो प्रैक्टिस है, बड़ा करेक्टरिस्टिक था। बाकी की उसकी चीज देखी, उसको मेडिसिन दी गई, मेडिकल दी, और मेरे दिमाग में भी था कि मैंने पॉइंट दिए तो देखते हैं इसमें कैसे आता है। नेक्स्ट टाइम पेशेंट आई, वो एक बार दवाई ली, चली गई, आई नहीं पेशेंट, मैंने चलो नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर 1 साल के बाद उसकी मदर आई दोबारा, उसके छोटे ब्रदर को लेकर, यदि उसको भी बेड वेटिंग, हमारी बेटी थी आपको याद होगा, तो उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी, तो आपकी दवाई से ठीक हो गई थी, अभी इसको भी है, इसको भी दवाई दी। तो अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा हो, ठीक है ना। कि एक बार दवाई दी पेशेंट ने, ठीक, उसकी नींद भी ठीक हो, फिर मैंने पूछा बाद में नींद कैसी है उसकी, बात वो सब ठीक होगा, वो 1 महीने में सब ठीक होगा, है ना। उन्होंने फिर बाद में और भी पेशेंट भेजे बेड वेटिंग में, लेकिन मेरे को पता नहीं था भी उन्होंने भेजे थे, मे बी क्योंकि वो नाम नहीं ना ऐसे याद रहता है, बताता था। लेकिन ऐसा भी एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है ना। बेड वेटिंग कोई आज की नहीं, कुछ कितने साल पुरानी। तो फिर ऐसे जब केस देखते हैं ना, ऐसा कुछ होता है तो एक कन्विक्शन और डीप हो जाती है होम्योपैथी को लेके, इस फिलॉसफी को लेके, इस सिस्टम को लेके, कि इसका कोई इलाज थोड़ी है बेड वेटिंग। डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब बड़ी होगी अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं, तो बड़ी होगी, उससे बड़ी क्या होगी। हाउ डज ही फील इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग फ्रॉम स्लीप, जब आप सुबह उठते हो तो कैसा महसूस करते हो? फ्रेश होते हो, ड्राउजी होते हो, सोते हो तो कितनी देर रहते हो? क्या रोज ही ऐसा होता है? हाउ ऑफन डज दिस और दैट सिम्टम आता है, कितनी जल्दी जल्दी ये सिम्टम आता है? व्हाट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट ईच टाइम इट अकर, जब भी फॉर एग्जांपल कन्वर्जन है, कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी ओकेजनली आ रहे हैं? क्या आपने कुछ देखा कि जो उसको कन्वर्जन आता है तो उसमें किस चीज से शुरू हो जाता है? डज इट कम ऑन वाइल सिटिंग लाइंग, ठीक है ना, मैं कन्वर्जन का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी चीजों की, कोई पेन है, कोई एपिसोडिक कोई भी चीज है, तो फीवर है, कुछ भी है, ठीक है, तो हमें सब पूछना है। डज इट कम ऑन वाइल सिटिंग लाइंग स्टैंडिंग और वेरिंग मोशन, ठीक है ना, हम उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेटने पे, बैठने पे, खड़े होने पे, चलने फिरने पे, सब होती है। लेकिन ये बात है लास्ट में, जब हमारे पास ऑलमोस्ट परफेक्ट पिक्चर ट्रेस हो चुकी है, उसके बाद फिर हम ये शुरू में ही यहाँ से करना है, ये हैबिट नहीं डालने में, ये शुरू ही यहाँ से करने में, ये बिल्कुल लास्ट का पार्ट है। ओनली व्हेन फास्टिंग और इन द मॉर्निंग और ओनली इन द इवनिंग और ओनली आफ्टर अ मील और व्हेन डज इट यूजुअली अपीयर, ठीक है ना। उनको हम फिर बताते हैं कि खाना ना खाने पे, सुबह शाम, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, सब होती है चीज। व्हेन डिड द राइजर कम ऑन, ठीक है ना, चिल आती है, कब आती है? Was it merely a chill sensation or was he actually cold at the same time? ठीक है ना, चिल्ली सेंसेशन थी, या जैसे हाथ लगाने के लिए अगर किसी ने हाथ लगाया तो ठंडा हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें भी हमने डिफरेंशिएट करना है। पैरों में ठंड बहुत लगती है, अच्छा ठंड मतलब कि आपको लगती है अगर हाथ लगाने पे, तो कोल्डनेस और चिल दो अलग अलग चीजें, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो इन व्हाट पार्ट और वाइल फीलिंग चिल्ली वाज ही एक्चुअली वार्म टू टच, या फिर उसको अंदर से चिलीनेस थी, बाहर आग लगाया था गर्म था? Was it merely a sensation of cold without shivering, या फिर सिर्फ ठंड थी अंदर, सेंसेशन शिवरिंग मिल, जैसे एक पेशेंट आया, वो मेरे ना बाजू में ऐसे ठंडा पानी चल रहा है, हाथ लगाया कोई ठंडा नहीं, नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक सेंसेशन है ठंडा ठंडा, शिवरिंग नहीं है कोई साथ में, ठंडा ठंडा कुछ चल रहा है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, लेकिन ऐसी सेंसेशन होती है। Was he hot without redness of the face, गर्म बहुत है लेकिन चेहरा लाल नहीं है? What part of him were hot to the touch, कौन कौन से पार्ट ज्यादा गर्म था? और did he complain of heat without being hot to touch, या उसको अंदर से गर्मी, जैसे मैंने कल आपको अभी बताया कि जो जलन होती है पैरों में से गर्म गर्म लगता है, तो हाथ में नॉर्मल है। हाउ लॉन्ग डिड द चिलीनेस लास्ट, जो हॉट हीट की स्टेज थी या चिल की स्टेज थी, कितनी देर तक रही? व्हेन डिड द थर्स्ट कम ऑन, प्यास कब आई? किसी को चिल में आती है, किसी को हीट में आती है,
ठीक है ना, किसी को पर्स्पिरेशन की ड्यूरिंग आती है, किसी को एपायरेक्सिया में आती है। हमने एक पोस्ट भी डाली थी कि इन क्योर ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, जो एपायरेक्सिया की स्टेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब बुखार नहीं है या बुखार की कोई भी स्टेज नहीं है, इंटरमिटेंट फीवर, उस टाइम जो सिम्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, फिर चलो जो स्टेजेस की ड्यूरिंग है वो तो होती है। हाउ ग्रेट वाज द थर्स्ट, कितनी ज्यादा प्यास थी, बुझ ही नहीं रही, बंदा वो पी जा रहा पानी, पी जा रहा, बुझ नहीं रही, प्यास नहीं बुझ रही, उसको एक फीलिंग ही नहीं आती कि मेरी प्यास बुझी है, अनक्वेंचेबल था। एंड व्हाट वाज द बेवरेज डिजायर, और उसका मन क्या कर रहा था पीने को, कोई बोलता है लस्सी पिला दो, कोई बोलता है वही कल तो बर्निंग वाला बोला, ये मैं हमारे तो पड़ोसी बोलते हैं कि आप तो सर्दियों में भी लस्सी दही लेते रहते हो, तो मेरे को बहुत शौक दही का, लस्सी का, दूध मक्खन, इन चीजों का बता रहे हो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। When did the sweat came? Come on, at the beginning or end of the heat? तो यार पसीना कब आता है, हीट के स्टार्टिंग में या एंड में, और हाउ मेनी आवर्स आफ्टर द हीट, नहीं तो कितने घंटों के बाद पसीना आता है। When asleep or when awake, सोते हुए आता है, जागते हुए आता है। हाउ ग्रेट वाज द स्वेट, वाज इट वार्म और कोल्ड, कितना ज्यादा स्वेट आया, कहाँ कहाँ पे आया, गर्म था पसीना हाथ लगाने में, ठंडा था, स्मेल कैसी थी, ये सब हम पूछते हैं। What does he complain of before or during the cold stage? कोल्ड स्टेज के ड्यूरिंग या उसके पहले उसे कोई और कंप्लेन की, तो कंकॉमिटेंट के ऊपर भी बात करेंगे किसी दिन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फीवर तो चल रहा है लेकिन उसके साथ कंकॉमिटेंट सिम्टम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी और पार्ट की, किसी और जगह पे। व्हाट ड्यूरिंग द हॉट स्टेज के बारे में बताओ, व्हाट आफ्टर इट, व्हाट ड्यूरिंग और व्हाट आफ्टर द स्वेटिंग स्टेज, ये सब हम चीजें पूछ सकते हैं फिर लास्ट में, जब हमने एक अच्छी टॉलरेबल परफेक्ट पिक्चर ट्रेस कर ली। उसके बाद फिर हम ऐसे पिक्चर बाय गिविंग एग्जांपल, मोर देन वन एग्जांपल, मोर देन टू एग्जांपल हम उनको देते हैं ताकि वो उनमें से सोचें, थिंकिंग में उनके आए कि ये चीजें क्या है। When the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself has said. ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लिया हमने, सारा नोट कर लिया, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्लिनिशियन देखता है कि मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, एंड ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state। ठीक है, और इनमें से जब वो हेल्दी था उसमें ये चीजें कितनी पिक्यूलियर थी जो मैंने ऑब्जर्व की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ द पेशेंट बिहेव्ड ड्यूरिंग द विजिट, पेशेंट ने बिहेव कैसे किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो हमेशा कहता हूँ कि पेशेंट आया है, सुनना तो है उसको, सुनने से ज्यादा उसको ऑब्जर्व करना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ये ना बच्चे भी आते हैं, छोड़ दो उनको, तो बोलोगे छोड़ दो इसको, पेरेंट्स को करने दो जो करता है, अंटिल कोई चीज तोड़ना या नुकसान ना करे, ठीक है सर, ठीक है, तो छोड़ दो। वेदर ही वॉज मरोज था, उदास था, इरिटेबल था, कोरल था, जैसे मैंने एक पहले भी एग्जाम्पल दी कि ब्राजील में पेशेंट है, हमें भाषा तो समझ में नहीं आई लेकिन इतना समझ में आ गया कि झगड़ा कर रही है, ये लड़ाई कर रही है, जैसे कोई लड़ाई में बोलता है वो वैसे बोलते। जो हमारे साथ में डॉक्टर हुए हैं उनको मैंने पूछा कि ये आपसे झगड़ा कर रही है, बोला कि नहीं हम तो पहली बार मिले उसको। हमारे पूछा कि पहले इसकी मेडिसिन चल रही है, तो मोस्टली कहते हैं पेशेंट आके झगड़ता है कि भाई मेरे को आपने दवाई दी, मेरे को आराम नहीं आया, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ, मेरे को इतनी तकलीफ है। पेशेंट आपने उसको दी नहीं मेडिसिन, बोला हम तो पहली बार मिले उसकी, तो पहली बार में उसका एटीट्यूड था उसका करने। केसपी हरेड है, केसपी है, एक मिनट ठीक है। केसपी है, हरेड है, लेक्रीमोस है, रो रहा है, एंशियस है, घबराया हुआ है,
उदास है, डिस्पेयर है, या होपफुल है, शांत है, काम है। वेदर ही वॉज इन अ ड्राउजी स्टेट, या कोई, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेचारे हमने जब उसको पूछा कॉम्प्रिहेंशन में, डलनेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन थी उसको, he was in a drowsy state or in a way, any way dull of comprehension, whether he spoke hoarsely, बोलता कैसे, स्पीच कैसी है, लाउड टॉकर है, धीरे बोलता है, आवाज कैसी होती है। यहाँ कई लोग ना ऐसे बात कर रहे थे लेकिन किसको सुन ना जाए, इतनी धीरे धीरे धीरे, डॉक्टर को भी सुन रहा होता है वो क्या बोल रहा है, तो उसे नजदीक आना पड़ता है, इतना लो टोन और इनकोहेरेंटली, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। और हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, फिर ये भी पूछा कि आप यहीं पे ऐसे बात करेंगे, वैसे भी ऐसी बात करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज फेस, फेस का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, स्किन कैसे है देखने में। एक ऐसी पेशेंट है, वो आए वेरी एंशियस माइल्ड पर्सन, लेकिन बहुत एंशियस, उनकी स्किन ऐसे जैसे शाइन, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, शाइन करती है, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। तो मैंने पूछा आपने कुछ अप्लाई किया उसके ऊपर, बोले कि क्या, मुझे कोई ऑयलिंग या कोई आपने वो अपना ये कोई मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई किया उसके, मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया, मैं कभी करता ही नहीं। अच्छा कोई, फिर मैंने देखा कि भाई हाथ लगा के ग्रीजी तो नहीं है, ग्रीजी भी नहीं थी, कोई ऑयली नहीं थी, ग्रीजी नहीं थी, ठीक है, एक करेक्टर था उनके स्किन का, शाइनिंग स्किन। तो ये हमें देखना है, सामने पड़े ये सिम्टम हमारे सामने पड़े होते हैं। What degree of liveliness and power was there in his expression, बात करने के ढंग में लाइवलीनेस, पावर कैसी थी, कुछ था, आंखें कैसी थी जब वो बात कर रहा था, ठीक है ना। देयर इज इन हिज एक्सप्रेशन एंड आईज, पावर कैसी है, लाइवलीनेस कैसी है। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ हिज टंग, हिज ब्रीदिंग, द स्मेल फ्रॉम हिज माउथ और एंड हिज हियरिंग, उसका सुनना कैसा था, उसकी ब्रेथ कैसी थी, स्मेल कैसी थी, वर हिज pupils dilated or contracted, how rapidly and to what extent did they alter in the dark and in the light। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, pupils कितने डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ द पल्स, पल्स का कैरेक्टर कैसा था। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की कंडीशन कैसी थी। हाउ मॉइस्ट और हॉट, हाउ कोल्ड और ड्राई टू टच वाज द स्किन ऑफ दिस और दैट पार्ट और जनरली, ठीक है ना, कोई पार्ट कोल्ड था, ड्राई था टच करने में, या हॉट था या मॉइस्ट था टच करने में, ये हम देखते हैं, क्योंकि या कोई पर्टिकुलर पार्ट ऐसी है या पूरी स्किन ही ऐसी है। वेदर ही ले विद हेड थ्रोन बैक, जब लेटा है पीछे को गर्दन फेंक के बैठा है, विद माउथ हाफ और होली ओपन, विद आर्म्स प्लेस्ड अबव द हेड ऑन हिज बैक और इन व्हाट अदर पोजीशन। ऐसा पेशेंट आया है जो है इस कंडीशन में, कैसे लेटा है, कैसे उसका मुंह है, कैसे उसने हाथ रखे हैं। व्हाट एफर्ट डिड ही मेक टू रेज हिमसेल्फ, अपने आप को उठाने के लिए कितनी एफर्ट लगाता है। एंड एनीथिंग एल्स इन हिम दैट मे स्ट्राइक द फिजिशियन, रिमार्केबल। और ऐसी चीजें जो फिजिशियन को लगता है कि इसमें रिमार्केबल है, ये इंडिविजुअलाइज करनी है पेशेंट को, मैंने बहुत कम या कभी देखी नहीं होती, ठीक है। पेशेंट अफेक्ट कन्वर्जन आते हैं बच्चे को, जब भी कन्वर्जन आते ना ऐसे ऐसे करता कन्वर्जन में। अब ये क्या है, ये हमने ऑब्जर्व करना भी ऐसे कर रहा हूँ। बाकी कन्वर्जन के लिए पेशेंट में ऐसा नहीं देखा है, इसका विजुअल है, swallowing while in a convulsing state, swallow कर रहा हूँ, swallow करता जा रहा है, लेकिन ये हमने एज अ फिजिशियन देखा है, और हमें दिखेंगे तब जब हमें पता होगा ऐसा कुछ है, तो उसके लिए हमारे मटीरियल मेडिकल की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। हम जैसे जैसे सिम्टम्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें फिर पता लगता है कि अच्छा ये भी है, ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर जब हमें वो दिख जाता है सामने, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, कोई देखेगा, ठीक है ना, जो चीज पता है, जिस चीज की आइडेंटिटी है, मैं आपको भेज दूं बाहर के भी, मैं आपको नाम बता के भेज दूं कि जाके रोहन से सामान ले लेना, ठीक है ना। आप गए मॉल में, उधर लोग घूम रहे हैं, कैसी दिखोगी रोहन से,
जब तक मैं उसकी फोटो में आपको दिखाऊं या उसके बारे में थोड़े करैक्टर में बता दूं, इस तरह तक मेरी तरह की ऐसी उसकी हाइट होगी, ऐसे वो चल रहा होगा, अगर मैं कुछ बताऊं ना आपको, हम कैसे ढूंढेंगे? सब हजारों बंदे आके चले जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए सिम्टम के बारे में, कि ऐसे सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं, और वो हमें तब पता लगती है, हम मटीरियल मेडिकल पढ़ते हैं। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, केस मेरी पूरी नहीं होगी तो है भी और आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे अराउंड मेरे ख्याल से 11-12 लेक्चर और है अभी केस हमारे, तो वो हम नेक्स्ट संडे तो नहीं होगा, लेकिन उसके अगले संडे, ठीक है, 2 हफ्तों के बाद हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल इन चीजों के बारे में जाके फिर से पढ़िए, क्योंकि यही बेस है हमारा, ये टेक्निक बेस है, ठीक है ना। बिना केस टेकिंग के तो हम कोई दवाई दे ही नहीं सकते। हाँ, तो बिना केस टेकिंग के तो हम दे ही नहीं सकते मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिस को समझिए थोड़ा, इसके बारे में पढ़िए दोबारा से, और जो मैंने बातें की, ठीक है ना, एक हैबिट फॉर्मेशन, ये हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर हमने ध्यान रखना कि हमने अपनी हैबिट बनानी चाहिए, ये सब चीजें। कोई और क्वेश्चन आज का जो हमने किया उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर, ईशा बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ये पूछना है कि 81 एफोरिज्म के फर्स्ट फुटनोट जो हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि क्लाइमेट या फिजिकल या जो भी हमारी हैबिट्स, रेजिमेंट, पैशंस जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सोरा को बिल्डअप करने के लिए जो क्रॉनिक डिसीज का फॉर्म ले लेते हैं जी। तो सर अगर ये सारी चीजें मान लीजिए उस इंसान की ठीक भी हो जाती हैं, या उसका इतना सेंस डेवलप हो जाता है कि वो उन चीजों के ऊपर का सोच सकता है, तो तब भी सोरा तो विद मेडिसिन से उसका हम लोग लेटेंट स्टेट में ले जा सकते हैं, अदरवाइज तो अगर वो विलफुली चाहेगा तब तो नहीं होगा। मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल ली थी, हनुमान सर ने दी हुई क्रॉनिक डिजीज में। एक पेशेंट है, उसके कोई घर में जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस हो गया उसके, ठीक है ना, उस केस में उसका बीपी बढ़ने लग गया, 3 साल 4 साल उसकी केस चलो, बीपी बढ़ता गया उसका, ठीक है ना, गोली वगैरह लग गई उसको, लेकिन 3-4 साल बाद उसका केस उसके फेवर में आ गया, उसके हाथ में फैसला हुआ, बात खत्म हो गई, लेकिन उसका बीपी नहीं ठीक हुआ, बीपी नहीं ठीक हुआ। पेशेंट आपके आपको बता रहा है 10 साल के बाद कि तब ऐसा हुआ था और मेरा बीपी स्टार्ट हुआ था, लेकिन ठीक नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। तो बेसिकली सर्कमस्टांसेस जो है, ये चीज को शुरू कर देता है, एंड देन इट इज कंटिन्यूड विद द हेल्प ऑफ जो सो रहा है उसको कंटिन्यू, तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार उसने शुरू कर दिया प्रोसेस तो शुरू होता है, चाहे वो एपिसोडिक हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस, लेकिन वो शुरू हो गया। तो सर्कमस्टांसेस के चेंज होने पे भी, मौसम के चेंज होने पे भी वो चीज जाएगी नहीं बॉडी में, तो है हर मौसम के चेंज पे फिर आ जाती है, इस बार और इंटेंसिफाइड तरीके से और ज्यादा लंबी दवाई लेनी पड़ी, ठीक है ना, और जोर लगाना पड़ा उसको ठीक करने के। तो सर्कमस्टांस पर बेसिकली इसी तरह से एक नए सिम्टम, एक प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, सर्कमस्टांस का यही काम है, ठीक है ना। लेकिन जो उनकी प्रोग्रेशन है या उनकी कॉन्टिन्यूटी है, वो सब पूरा करते हैं, ठीक है। और ये आप देखोगे अपने केसेस में, एक कोई इवेंट हुआ जो होते खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो सिम्टम डेवलप हुए, ठीक है ना, जो उसमें आया वो फिर से आ रहा था। हाँ जी, और आपको क्वेश्चन?
थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। सर, एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे सर हैनेमैन सर ने मटेरियल मेडिकल ब्यूरो में 99 मेडिसिन दी है, हम उन्हें एंटीसोरी कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें सर एनिमल रेमेडीज में सिर्फ पीपिया दी है और कोई मेडिसिन दी नहीं। तो जैसे हैरिंग सर ने भी कई मेडिसिन दी है, तो क्या उन्हें हमें एंटीसोरिक में इंक्लूड करना चाहिए हैरिंग सर की मेडिसिन को या नहीं? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिन जो एक्चुअली एंटीसोरिक में आ जाता है। ठीक है ना, आगे जो राइटर आए बहुत सारे, डॉक्टर बनर्जी और टेगा, इन्होंने जब इसके ऊपर किया काम अमेजन के ऊपर, जिन जिन लोगों, डॉक्टर क्लार्क की भी है अमेजन के ऊपर, उन्होंने और मेडिसिन को भी साथ में आगे कंसिडर किया है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस ठीक होता ही होता है, ठीक है ना, क्योर होता गया, हेल्थ एस्टेब्लिश होती गई, तो उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया कि दीज आर एंटी। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक विच हैज द एबिलिटी टू क्योर सोरा, सिंपल, जो सोरा को क्योर कर सके, तो सोरा को ठीक करने की एबिलिटी रखती है, उस जो सोरा डेवलप हुआ है उसको कवर करती है वो सारी, वो रेमेडीज आर एंटीबायोटिक। ठीक है ना, तो हाँ, उसमें और सारी एडिशन हो सकती है। ओके सर, थैंक यू।